ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अह, 3 दिन की वर्कशॉप है और आज जो है हमारा सेकंड डे है। इंट्रोडक्शन टू एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, ये हमारा जो है वो मेन कंटेंट था, जिसको हमने जो है वो 3 दिन की वर्कशॉप के अंदर कवर करना था। इसमें से कुछ चीज़ें हम कल कवर कर चुके हैं, कुछ चीज़ें आज करेंगे इंशाल्लाह, और रिमेनिंग पार्ट जो है हम लोग फिर कल करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, फर्स्ट डे जो कल था हमारा, उसके अंदर जो हमने कवर किया था, उसमें इंट्रोडक्शन टू मशीन्स, कंप्यूटर की मशीन्स और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स, फिर कंप्यूटर, फिर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, फिर प्रोग्रामिंग की टाइप्स एंड प्रोडक्ट्स। उसके बाद एआई का इंट्रोडक्शन, और एआई के पिलर्स क्या हैं, किस चीज़ के ऊपर एआई खड़ी है, उसकी फाउंडेशन क्या है, आइडिया क्या था, और किस तरीके से जो है वो एआई इवॉल्व हुई। ये सारी चीज़ें हमने कल डिस्कस की थी। प्लस डेटा, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एआई का, अ, उसको भी हमने डिस्कस किया था। और फिर कुछ एल्गोरिथम्स हमने डिस्कस किए थे, जिनके ऊपर जो है वो एआई चल रहा होता है। प्लान ये था कि टूल, सॉफ्टवेयर और एनवायरनमेंट के ऊपर भी हम काम करें, लेकिन हम जो है वो इसको प्लान कर रहे हैं इंशाल्लाह। आज या कल इसको डेफिनेटली हम देखेंगे। वो टूल्स, वो सॉफ्टवेयर्स, वो एनवायरनमेंट्स जहाँ पर एआई डेवलपर, ठीक है, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एआई इंजीनियर जहाँ पर जाके एआई के लिए कोडिंग करता है, ठीक है, मशीन्स को मसनूई जहानत यानी कि एआई इनेबल करता है। वो टूल्स एंड इन्वायरमेंट और सॉफ्टवेयर कौन से हैं, कैसे हैं, उनके ऊपर भी इंशाल्लाह हमारी बात होगी। और फिर हमने चैट जीपीटी को भी कल देखा था कि जी चैट जीपीटी हमारे लिए कहाँ कहाँ और कैसे जो है वो हेल्पफुल है। आज दूसरा दिन है हमारा, सेकंड डे। जो मेन टॉपिक आज हमने कवर करने हैं, जिसके ऊपर हमारा फोकस होगा, उसमें हमारा जो है वो मशीन लर्निंग। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग के डिफरेंट एल्गोरिथम्स। कल हमने एल्गोरिथम्स को भी डिस्कस किया था। एल्गोरिथम्स क्या होते हैं? टेक्निक्स हैं एक्चुअली, जिन टेक्निक्स के ऊपर कोई भी चीज़ जो है वो परफॉर्म होती है। हम में से हर एक एल्गोरिथम बनाता है। ये नेचर गिफ्टेड है हमारे लिए, नेचर की तरफ से हमें गिफ्ट है ये। हम सब एल्गोरिथम बनाना जानते हैं और हम रेगुलर अपनी रूटीन लाइफ में बहुत सारे एल्गोरिथम बना रहे होते हैं। बस डिफरेंस इज कि हमें पता नहीं है कि ये एल्गोरिथम्स हैं। तो इंशाल्लाह जब हम इसको गो थ्रू करेंगे और आगे बढ़ेंगे, तो ये भी रियलाइज हो जाएगा कि एल्गोरिथम कोई जो है ना वो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है जिससे डरना चाहिए। एप्लीकेशन ऑफ मशीन लर्निंग की एप्लीकेशन। कल हमने कुछ एप्लीकेशंस एआई की भी देखी थी, मशीन लर्निंग की भी देखी थी। उसकी जो है वो क्या फैक्ट्स हैं, उससे जो है वो फैसिलिटेशंस क्या हो रही हैं, ह्यूमन ने उसके थ्रू जो है वो क्या अचीव किया। ये सारी चीज़ें एप्लीकेशंस का पार्ट है। उसके बाद जो है वो डीप लर्निंग, ठीक है, जिसको डीप न्यूरल नेटवर्क भी कहते हैं, डीप लर्निंग भी कहते हैं। ये भी जो है वो मशीन लर्निंग की एक सब फील्ड है। इसको भी आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा डिस्कशन हो रही होती है, जिसको हम न्यूरल नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, मसनूई जहानत के अंदर न्यूरॉन्स और न्यूरल नेटवर्क, ये बहुत कॉमन और सबसे ज्यादा जो है वो डिस्कशन में रहने वाला टॉपिक है। तो हम आज को भी इंशाल्लाह जो है वो करेंगे। कुछ प्रैक्टिकल वर्क, कुछ एप्लीकेशंस के साथ डेमो के लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स कोट करूंगा। जब हम मशीन लर्निंग को पढ़ेंगे, तो सिर्फ हम मशीन लर्निंग पढ़ेंगे नहीं, इंशाल्लाह हम कुछ एप्लीकेशंस, कुछ एग्जांपल्स को लेकर उनको कवर करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद हमारा थर्ड डे है, जिसमें हम ये वाले टॉपिक कवर करेंगे। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, व्हाट इज मशीन लर्निंग। हमने एआई तो पढ़ लिया, ठीक है, और एआई हमें समझ में भी आ गया कि कुछ प्रोग्राम्स हैं, ऐसी कोडिंग है जिसको हम इस तरीके से प्रोग्राम करते हैं जिससे कंप्यूटर जो है वो रीजन की बेसिस के ऊपर डिसीजन लेता है और खुद से कोई काम करना शुरू कर देता है। ये एआई था। अब एआई कंप्यूटर साइंस की सब फील्ड और मशीन लर्निंग एआई की सब फील्ड है। ठीक है, जो काम एआई ने किया उसकी कुछ इंप्रूवमेंट्स मशीन लर्निंग के अंदर है। ठीक है, अब मशीन लर्निंग की कुछ एग्जांपल्स और कुछ डेफिनेशंस जो मैंने नेट से उठाई हैं, आप लोग भी देख सकते हैं, चैट जीपीटी भी कर सकते हैं, इंटरनेट पे भी जाके देख सकते हैं, बहुत सारी इसकी डेफिनेशंस आपको मिलेंगी।
तो किसी भी डेफिनेशंस को आपने ऑल एक्चुअली डिफाइंस मशीन लर्निंग, वर्डिंग की डिफरेंट हो सकती है, लेकिन सबका जो है मोटिव और कॉन्सेप्ट जो है वो सेम ही होता है। अच्छा, वन बाय वन तीन डेफिनेशंस एज ए रेफरेंस मैंने यहाँ पे लिखी हैं, तो मैं तीनों की पढ़ लेता हूँ ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मशीन लर्निंग इज अ साइंस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर साइंस की एक सब फील्ड है। यहाँ हमने एक और पार्ट लगा दिया एल्गोरिथम्स। एल्गोरिथम इसलिए कि एआई इटसेल्फ एल्गोरिथम्स के ऊपर काम कर रहा होता है, तो इसलिए हमने कहा कि मशीन लर्निंग इज द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस एल्गोरिथम्स दैट हेल्प मशीन्स learn and improve from data analysis without explicit programming। ये हमारी कल डिस्कशन हुई थी कि हम प्रोग्रामिंग के ऊपर फोकस क्यों कर रहे होते हैं, प्रोग्रामिंग क्या है और प्रोग्रामिंग की लिमिटेशंस क्या है, और उन लिमिटेशंस को एआई ने किस तरीके से ओवरकम किया। और फिर एआई के बाद मशीन लर्निंग, तो अगेन मशीन लर्निंग लर्निंग से निकला है, तो मशीन्स खुद से लर्न करें और अपने आप को इम्प्रूव करें। किस तरह लर्न करें, कैसे इंप्रूव करें, इसके लिए हमारे पास डेटा है। तो इसलिए चाहे एआई हो, चाहे एमएल हो, चाहे जो है वो डीएल हो, या आपके पास डेटा साइंसेस हो, कोई भी चीज हो, इन तमाम चीजों के लिए, चाहे वो आपके जो है वो जनरेटिव एआई हो जिसको हम एलएलएम कहते हैं, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें डेटा के ऊपर बेस कर रही। तो वो डेटा से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, लर्न करता है, और फिर डिसाइड करता है, एक्शन लेता है, और जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट की बेसिस के ऊपर अपने आप को इम्प्रूव करता है। ठीक हो गया। जैसे हम राइटिंग करते हैं, हमें मॉन्टेसरी के बच्चों को राइटिंग के लिए कुछ देते हैं, तो जब वो राइटिंग कर रहा होता है, लिख रहा होता है, फिर वो कंपेयर कर रहा होता है, अगेन वो अपने आप को दोबारा लिख रहा होता है, दोबारा, तो इस तरह वो अपनी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर रहा होता है, और खुद ही करके अपने ही रिजल्ट्स को देख के अपने आप को इम्प्रूव कर रहा होता है। तो ये मेन कॉन्सेप्ट था कि मशीन लर्निंग भी कुछ करे, रिजल्ट्स की बेसिस के ऊपर अपने आप को खुद से इंप्रूव करे, तो इसके लिए डेटा इंपॉर्टेंट चीज है। अगेन सेकंड डेफिनेशन, machine learning is a field of artificial intelligence that allows system to learn and improve from experience without being explicitly programmed। यानी कि हमें प्रोग्राम ना करना पड़े हर दफा, कंप्यूटर खुद से अंडरस्टैंड कर ले। जैसे मैंने कल एग्जांपल दी थी कि एक बंदे को हमने बाजार भेजा कि भाई आप जो है ना जाके जो है वो मोबाइल फोन खरीद के ले आए, ठीक है, वो और सैमसंग का लेकर आ जाए। तो वो गया वहां पे और उसको सैमसंग का मोबाइल फोन नहीं मिला, वापस आ गया। दोबारा उसे कहा अच्छा जी सैमसंग का नहीं मिल रहा तो आप नोकिया का खरीद के ले आए, वो गया नोकिया का, फिर नोकिया का नहीं मिला, इस तरह तीन चार दफा अटेम्प्ट किया और कोई एक कंपनी का लेकर आ गया। तो ये पहली प्रैक्टिस थी। अगली दफा जब उसे भेजेंगे तो अब वो खुद डिसाइड करने में काबिल होगा कि जी अच्छा जी अगर ये नहीं मिल रहा तो मुझे सेकंड डिसीजन ले सकता हूँ, मैं ये नहीं मिला तो ये ले सकता हूँ। लेकिन प्रोग्रामिंग के अंदर हमें हर दफा इस चीज को रिपीट करना पड़ता है। इसकी एग्जांपल ये है कि जितनी भी मोबाइल फोन्स के अंदर आपके पास डिफरेंट ऐप्स होती हैं, हर कुछ दिनों के बाद अपडेट आ रही होती है। ये अपडेट एक्चुअली इस चीज को सेकंड कर रही है कि प्रोग्रामिंग के थ्रू कुछ चीजें चेंज कर दी गई, अब आप अपने आप के अंदर इंप्रूव करना चाहते हैं तो आप अपडेट ले रहे हैं। तो ये नॉर्मल प्रोग्रामिंग है, और हम जो कर रहे हैं उसकी हम बात कर रहे हैं एआई, जिसको बार बार प्रोग्राम करने की जरूरत ना पड़े। Machine learning is a branch of artificial intelligence that allow machines to learn from data and past experiences to identify patterns and make prediction with minimal human intervention। पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करता है, पैटर्न्स क्या है, और उसकी बेसिस के ऊपर ह्यूमन के कम से कम इंटरेक्शन के साथ आपको चीजें प्रिडिक्ट करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स यूज हुए हैं, एक है पैटर्न, एक है प्रिडिक्शन, और एक है ह्यूमन इंटरवेंशन। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, बाकी जो एक्स्ट्रा वर्ड यहाँ पर यूज हुए हुए हैं उनमें से एक पैटर्न है और एक जो है वो प्रिडिक्शन है। ये आगे बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं और इनकी बहुत ज्यादा आगे जो है वो वैल्यू भी है। ये जस्ट जो है वो दिखाने के लिए है कि बिगर पिक्चर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके अंदर जो है वो स्मॉल पिक्चर मशीन लर्निंग, और फिर उस मशीन लर्निंग के स्मॉल पिक्चर या उसका सबसेट जो है वो डीप लर्निंग है। okay। अच्छा, मशीन लर्निंग की चार टाइप्स हैं, ठीक है। अच्छा, क्या क्या टाइप्स हैं? एक टाइप सुपरवाइज्ड लर्निंग, एक टाइप अनसुपरवाइज लर्निंग, एक टाइप सेमी सुपरवाइज लर्निंग, और चौथी टाइप जो है वो री लर्निंग है। अच्छा, सुपरवाइज लर्निंग क्या है? सुपरवाइज लर्निंग ये है कि आप कंप्यूटर के सुपरवाइजर बन जाते हैं, आप कंप्यूटर के गाइड बन जाते हैं, और आप कंप्यूटर को गाइड करते रहते हैं, और आपकी गाइडेंस से कंप्यूटर लर्न करता रहता है।
खुद से कंप्यूटर कुछ लर्न नहीं करता। आप उसको कहते हैं ये बिल्ली की तस्वीर है, ये गाय की तस्वीर है, ये ऊंट की तस्वीर है, ये गिलास है, ये पेंसिल है। आप कंप्यूटर को गाइड कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं लेबल्ड डेटा। लेबल्ड डेटा के साथ हम कंप्यूटर को गाइड करते रहते हैं और कंप्यूटर अपने पास उनकी कोई ना कोई लर्निंग बना रहा होता है। ठीक है, उससे कुछ ना कुछ लर्न कर रहा होता है और वो उसको पास्ट एक्सपीरियंस भी कह सकते हैं और कंप्यूटर की लर्निंग भी कह सकते हैं, जिसकी बेसिस के ऊपर आइंदा किसी और तस्वीर को दिया जाए तो वो जो है वो आपको बता देता है कि ये जो है वो गाय की तस्वीर है, ये जो है वो बकरी की तस्वीर है, ये जो है वो ऊंट की तस्वीर है, ये कैट है, ये डॉग है, जो भी है वो इसकी बेसिस के ऊपर जो है वो बताना शुरू कर देता है। जो चीज बताता है उसको हम कहते हैं प्रिडिक्शन। मशीन प्रिडिक्ट करता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आगे हम इसको डिस्कस भी करेंगे। अब जैसे एग्जांपल है हाउस प्राइस प्रिडिक्शन। ठीक है ना, किसी इलाके के अंदर किसी घर की प्रिडिक्शन, जैसे किसी स्टेट एजेंट के पास जाए ना, तो उससे पूछेंगे जी अच्छा जी बताएं कि बहरिया टाउन में आजकल रेट क्या चल रहे हैं। तो वो कैसे बताएगा कि पास्ट 6 मंथ्स की एक्सपीरियंसेस की बेसिस के ऊपर, क्योंकि वो कंटिन्यूसली वहां पर एंगेज है, तो उसको पता है कि लास्ट 6 मंथ का ग्राफ क्या कह रहा है कि ग्रेजुअली प्राइसेस अप हो रहे हैं या डाउन हो रहे हैं। तो वो आपको उसकी बेसिस पर बता सकता है कि जी प्रिडिक्शन जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं उसकी बेसिस पर मुझे ये लगता है कि जी प्राइसेस डाउन होने वाली हैं। स्टॉक एक्सचेंज बहुत एग्जाम्पल है जिसके अंदर स्टॉक के प्राइसेस अप एंड डाउन हो रहे होते हैं। जो एक्सपर्ट एनालिसिस हो रही होती है वो आपको बताते हैं, उनकी एक्सपर्ट्स की राय की बेसिस के ऊपर आप जो है वो स्टॉक को बाय करते हैं। तो अगेन ये सुपरवाइज लर्निंग की एग्जाम्पल है। इसी तरह इसके अंदर मेडिकल इमेजिंग है, क्योंकि मेडिकल एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत वास्ट फील्ड है जो कि ह्यूमंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम ह्यूमन की ट्रीटमेंट हो रही होती है, डायग्नोसिस हो रही होती है, सारी चीजों के अंदर मेडिकल इमेजिंग का एक बहुत बड़ा रोल है। तो मेडिकल इमेजिंग जिससे हम मशीन को लर्न करते हैं और मशीन हमें बता देती है वो डायग्नोसिस जो कि कोई एक्सपर्ट डॉक्टर कर सकता है। जैसे किडनी के अंदर आपके पास स्टोन है, जैसे आपका जो है लिवर का पेन है, जैसे आपके हार्ट के अंदर, अब तो हार्ट के लिए भी जो है अल्ट्रासाउंड यूज हो रहा है कैंसर सेल डिटेक्शन के लिए, और बहुत सारी चीजें हैं जहां पर मेडिकल इमेजिंग यूज हो रही होती है डायग्नोस्टिक के लिए। तो ये भी सुपरवाइज लर्निंग की एक एग्जांपल है। अब हम बात करते हैं अनसुपरवाइज लर्निंग। अच्छा, अनसुपरवाइज लर्निंग हम कहते हैं, हम यूं कहते हैं कि ये वो ओपन डोर्स है हमारे लिए एमएल के, जहां पर अभी बहुत काम हुआ है और बहुत सारा काम बाकी है। जितनी भी एक्सप्लोरेशन हो रही है वो अनसुपरवाइज लर्निंग के ऊपर हो रही है, क्योंकि किसी तरीके से मशीन खुद से, यानी कि अनसुपरवाइज लर्निंग जब हम मशीन को कुछ बताएं ना, जैसे हम यहाँ से मार्स के ऊपर कोई गाड़ी भेजते हैं, ठीक है ना, अब वहां पे जितनी भी चीजें हैं वो इंसान खुद नहीं जानता, तो मशीन को कैसे ट्रेन करेगा। तो वहां पे मशीन ने खुद से डिसाइड करना है कि भाई क्या होना है। जैसे मिसाल के तौर पर अभी तुर्की के अंदर कुछ अर्सा पहले जो है वो जलजला आया और बहुत बड़ा इलाका जो है वो उसका उसके अंदर जो है इफेक्ट हुआ। अब वहां तक लोगों को पहुंचानी थी दवाइयां, वहां तक लोगों को खाना पहुंचाना था। अब ये सारी चीजें पहुंचाने के लिए क्या किया जाए, क्योंकि लैंड से कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया, बाय एयर पहुंचाया नहीं जा सकता क्योंकि लैंडिंग नहीं हो सकती। तो ये जब सारी चीजें आ जाएं, जिस तरह अभी हम फलस्तीन में देख रहे हैं कि जी एड जो है वो पहुंच नहीं पा रही, जहाज से फेंका जा रहा है नीचे, वो भी जो है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, कभी लोगों के ऊपर गिर रहा है, कभी चीजें खराब हो रही हैं। तो उस केस में तुर्की के अंदर एक टेक्निक अपनाई गई, एक कंपनी ने काम ये किया कि उसने ड्रोन बना दिए। अब वो ड्रोन क्या करते हैं, एक लिमिटेड जो है वो स्पेस तक तो उसके साथ इंटरनेट की कनेक्टिविटी रहती है, लेकिन थोड़ा सा आगे जाने के बाद पूरा का पूरा शहर ही डिस्टर्ब था, तो इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं मिलती। अब उसको गाइड करने वाला पीछे कोई है नहीं कि आपने कहाँ जाना है, इंसान कहाँ पर है, कैसे आपको इंसान मिलना है, और अगर दीवार आ गई, पहाड़ आ गया, पत्थर आ गया, दरख्त आ गया, तो आपने अपने आप को कैसे जो है वो डाइवर्ट करना है, किस तरफ जाना है। कल जो हमारी एजेंट की एग्जाम्पल थी, तो इस केस में आपने अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के ऊपर जाना होता है कि कोई भी चीज देखकर वो खुद से डिसाइड कर सके कि मुझे क्या करना है, ये मेरे हर्डल है, ये मेरा गोल है, ये मेरे टारगेट्स हैं, या मुझे जो है ये मेरा एनिमी है। ये सारी चीजें हैं, तो ये सारी चीजें अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में आती हैं। इसकी एग्जांपल कस्टमर सेगमेंटेशन, मार्केट बास्केट एनालिसिस। कस्टमर सेगमेंटेशन जैसे किसी शॉप के अंदर, मॉल के अंदर बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं, तो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग उन सारे कस्टमर्स को किसी भी बेसिस के ऊपर कैटेगराइज करना शुरू कर देता है कि जी ये अच्छे कस्टमर हैं, ये बुरे कस्टमर हैं, ये बाय अच्छा करते हैं, ये जो है वो बातें अच्छी करते हैं। ये खुद से कुछ ना कुछ उनकी पैरामीटर्स को उठा लेता है, कोई ना कोई क्वालिटी, कोई ना कोई फीचर्स, जिसकी बेसिस के ऊपर वो उनको सेगमेंट करना, कैटेगराइज करना, या हम यूं कहें कि मुख्तलिफ चीजों में तकसीम करना शुरू कर देता है।
और उस तकसीम की बेसिस के ऊपर जब उसके पास कोई नई चीज आती है तो वो तकसीम शुदा चीजों के अंदर उसको फिट कराने की कोशिश करता है और कहते हैं कि जी मेरे हिसाब से मेरे पास जो है ना 15 बास्केट है, हर बास्केट का मैं अपने तरीके से कोई ना कोई उसको नाम दे रहा हूँ और ये जो है मेरे हिसाब से 5वें बास्केट में फिट बैठ। तो उसने तकसीम भी खुद की, आने वाली चीज को उसमें फुट भी खुद बिठा दिया। फिर हम ये करते हैं कि जो बास्केट उसने खुद से बना ली है, हम उसको जो है वो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन बाद में देते हैं कि जी इस बास्केट को आप कराची कह लो, इस बास्केट को आप जो है वो कोई भी नाम दे दो, सुपर मॉडल दे दो, इसको शॉप दे दो, कोई भी चीज। इसी तरीके से सेमी सुपरवाइज लर्निंग है, ये भी जो है वो सुपरवाइज और अनसुपरवाइज लर्निंग की जो है वो मिली जुली है, जिसमें टेक्स्ट क्लासिफिकेशन है, जैसे कि आप उसको कुछ हद तक तो देते हैं और उसके बाद उसको कहते हैं कि अब तुम खुद जो है वो पढ़ना और समझना शुरू कर दो। इसी तरीके से जो है वो री लर्निंग है। ठीक है, अच्छा हम आगे बढ़ते हैं। सुपरवाइज लर्निंग, मैंने अभी री यहाँ नहीं बताया, मैं आगे आपको बता देता हूँ सुपरवाइज लर्निंग किस तरीके से काम कर रही होती। ठीक है, सुपरवाइज लर्निंग के अंदर आपके पास, अच्छा, सुपरवाइज लर्निंग के अंदर आपके पास ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा जो है मॉडल है सुपरवाइज लर्निंग का, इसको हम एमएल मॉडल कहते हैं, मशीन लर्निंग का वो मॉडल जिसको सुपरवाइज लर्निंग के ऊपर काम किया जा रहा है। वो मॉडल एक्चुअली रिप्रेजेंट कैसे होता है, उसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन क्या है, अभी हम टेक्निकल की बात नहीं कर रहे, ना ही हम इसकी जो है वो कोडिंग और प्रोग्रामिंग और मॉडल के अंदर की जो है वो टेक्निकलिटीज को नहीं देख रहे। अभी तो हम विजुअली अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं कि जी मशीन लर्निंग जो हो रही होती है, सुपरवाइज एंड सुपरवाइज लर्निंग जो हो रही होती है, वो एक्चुअली होता क्या है, पिक्चर सामने आएगी माइंड में, तो फिर उसके ऊपर आगे अंडरस्टैंड करना, कोड करना आसान होता है। तो एक तरफ सबसे पहले हमें वो डेटा चाहिए होता है सुपरवाइज लर्निंग, क्योंकि हमने खुद से कंप्यूटर को ट्रेन करना है। तो एक तरफ हमारे पास सबसे पहले होना चाहिए लेबल्ड डेटा, वो डेटा जिसको हमने लेबल किया हुआ। ठीक है, लेबलिंग कैसे, इसमें आप देखें बहुत सारे जानवर, इसमें हाथी, एलिफेंट, काऊ जो है वो, और बहुत सारे गॉड, जितने भी आपके पास टाइप ऑफ एनिमल्स हैं आप यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ एनिमल्स हैं, उनमें से हर एक की इमेज को लेबल किया गया है। जैसे कि यहाँ पे आप लेबल्स देखें कि काऊ है, एलिफेंट है और कैमल है, तो ये तीनों को आपने लेबल कर दिया। तो ये आपका एक्चुअली डेटा है जिसमें आपने लेबल्ड डेटा और अनलेबल्ड डेटा एक साथ रखा है। इसको मैं इस वक्त कह सकता हूँ ये अनलेबल्ड डेटा है, और इसको मैं कह सकता हूँ कि लेबल डेटा है। इस वक्त यहाँ पे लेबल डेटा इसलिए कहा जा रहा है कि इसके लेबल्स यहाँ पर मौजूद हैं। तो मैं अभी अनलेबल्ड और लेबल्ड का कॉन्सेप्ट भी क्लियर करता हूँ वो क्या है। अच्छा, अब उसके बाद हम क्या करते हैं, ये हमारा सुपरवाइजर है जो मशीन लर्निंग को हर इमेज के अगेंस्ट बताएगा कि इस इमेज का नाम क्या है, जिसके ऊपर मशीन लर्न करना शुरू करेगा। तो जब हम सुपरवाइजर के पास जाते हैं तो सुपरवाइजर क्या करता है कि सबसे पहले डेटा को उठाता है और उसको पता होता है कि इस डेटा का नाम जो है वो क्या है। तो ये डिजायर्ड आउटपुट और ये उसके लिए जो है वो डेटा सेट जिसको हम एज अ इनपुट लेते हैं। तो ये दो चीजें अलग अलग करता है। इसने उठाया, जैसे इसने यहाँ से एलिफेंट उठाया, ये एलिफेंट और की इमेज यहाँ पे रखी, और इस जगह पर उसने रखा कि जी इसका नाम जो है वो डिजायर्ड आउटपुट जो है वो एलिफेंट आना चाहिए। इसने इसको उठाया और एल्गोरिथम जो कि मशीन लर्निंग का मेन की है उसको दे दिया। अब उसने अपने पास मैथमेटिकल कैलकुलेशन की, कुछ एल्गोरिथम्स की लॉजिक डिजाइन थी, उसके ऊपर उसने काम किया, उसको प्रोसेस किया और अपने पास क्लस्टर्स तकसीम बनाना शुरू कर दी। एक इमेज आया, फिर दूसरा इमेज आया, फिर तीसरा इमेज आया, जितने टाइप के इमेजेस आते रहे उतने टाइप के उसने यहाँ पर तकसीम करना, कैटेगराइज करना, क्लस्टर्स बनाना शुरू कर दिए। ठीक है, सेगमेंट्स करना शुरू कर दी। जब वो सारी चीजें हो गई तो फिर उस एल्गोरिथम ने आउटपुट में ये लगाना शुरू कर दिया। तो ये पूरा मॉडल ट्रेन हो रहा होता है वो उन तमाम इमेजेस के ऊपर जो कि हमने कंप्यूटर को दी हुई होती है। जब ये सारा कुछ हो जाता है तो उसके बाद हम वो डेटा उठाते हैं जो इस मॉडल के लिए अनसीन है। ठीक है, जिसको इस मॉडल ने देखा नहीं। जैसे अगर आपके पास टोटल डेटा ये है ना, तो इसमें से कुछ डेटा हम अलग कर लेते हैं जिसको हम मशीन लर्निंग मॉडल के लिए कहते हैं अनसीन, क्योंकि हमने टेस्ट भी तो करना है कि हमारा काम ठीक हुआ या नहीं हुआ। तो अपने ही डेटा में से कुछ डेटा निकाल कर अलग कर दो और कुछ डेटा को अलग कर दो। एक डेटा को उठा के उसके ऊपर ट्रेन कर दो और दूसरे डेटा के उठाकर उसके ऊपर टेस्ट करना शुरू कर दो। तो दो टर्म और यूज हो रही है यहाँ पे, एक है ट्रेनिंग और एक है टेस्टिंग। तो पैटर्न वर्ड हमें मिला,
हमें ट्रेनिंग और टेस्टिंग मिला, हमें प्रिडिक्शन मिला, और हमें जो है वो प्रोबेबिलिटी, अभी हम उसको भी देखेंगे, ठीक है। तो ये पूरा जो है वो मशीन लर्निंग का सुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल है, जिसकी बेसिस के ऊपर जो ये काम कर रहा होता है। तो जब ये ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद हम इस मॉडल को चेक करते हैं, अनसीन डेटा को देते हैं और देखते हैं कि आउटपुट सही आ रहा है या नहीं आ रहा। तो अनसीन डेटा के ऊपर जितना ये परफॉर्म करता है, उसकी परफॉर्मेंस को हम बताते हैं कि जी हमारा मॉडल इतना परसेंट एक्यूरेट है। जैसे हमने 10 तस्वीरें दी, उसने 9 बिल्कुल सही प्रेडिक्ट कर दी, तो हम कहते हैं कि 90% हमारा मॉडल एक्यूरेट। अगर उसने 50 कर दी तो हम कहते हैं ये 50% एक्यूरेसी है। तो ये जो एक्यूरेसी किसी मॉडल की होती है, वो अनसीन डेटा के ऊपर आपकी एक्यूरेसी को जो आउटपुट की बेसिस के ऊपर होती है कैलकुलेट की जाती है। इसी तरीके से अनसुपरवाइज लर्निंग है। अनसुपरवाइज लर्निंग के अंदर हम करते क्या है कि अनलेबल्ड डेटा को देते चले जाते हैं और मशीन खुद से उस अनलेबल्ड डेटा को कैटेगराइज करना शुरू करता है। इस केस में कैटेगरी का नाम कंप्यूटर को नहीं पता होता, कंप्यूटर कैटेगरी बनाता चला जाता है उन फीचर्स की बेसिस के ऊपर जो फीचर्स इमेज के अंदर सिमिलर होते हैं। जैसे ये दो इमेज है, हो सकता है इसने इसके कलर को मैप किया हो और इसका कलर मैप किया हो। अभी क्योंकि हमें ये विजिबल है कि इसके पास ब्लैक है और इसके पास ब्राउन है, तो हो सकता है अगर इसने कलर फीचर उठाया हो तो कलर फीचर के ऊपर तो बिल्कुल इसने सही किया है। हो सकता है इसने शेप के ऊपर उठाया कि इसके कान ऊपर की तरफ है, इसके कान नीचे की तरफ है। हो सकता है इसने इसके जो है वो दुम की तरह उठाया हो सकता है इसने इसके बैठने की स्टाइल को उठाया हो। ये जितने फीचर्स इंसान आंखों से विजुअली देख सकता है, मशीन लर्निंग भी उन तमाम फीचर्स को देखता है और राइट करना शुरू करता है, जिसकी बेसिस के ऊपर वो कैटेगरी करना शुरू करता है और फिर उन कैटेगरीज को खुद से अपना नाम 1 2 दे देता है। और फिर जब आप इसको देना डेटा देते हैं तो ये 1 2 के अंदर उसको ड्रॉप करता है और आपको बता देता है कि जी मैं लर्न कर चुका हूं और मेरी जो लर्निंग है वो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है, मुझे किसी ह्यूमन को जो है वो गाइड करने की जरूरत नहीं है। ये अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है और इस वक्त जितना भी काम हो रहा है, जो ज्यादातर काम हो रहा है, जितना तो खैर नहीं कहेंगे, ज्यादातर जो काम हो रहा है वो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के ऊपर हो रहा है कि भाई कंप्यूटर खुद से एफिशिएंट हो जाए। जो हम कहते हैं कि दुनिया में इंसान रिप्लेस हो जाएंगे, मशीनें ही सारा काम करने लग जाएंगी, ये वो चीज है जिसको अनसुपरवाइज्ड लर्निंग कह रहे हैं, जिसकी बेसिस पर हमें लगता है और जो लोग कहने वाले हैं वो ये कहते हैं कि जी मशीनें इंसानों को रिप्लेस कर देंगी क्योंकि मशीनें खुद से एफिशिएंट हो जाएंगी, सब कुछ डिसीजन खुद ले सकेंगी, समझ खुद सकेंगी, देख खुद सकेंगी, डिसाइड खुद कर लेंगी। ये वो चीज है, लेकिन स्टिल इसके अंदर इतना बड़ा जो है वो हम यूं कह लें कि शायद हम खतरों से खेल रहे हैं और अभी समंदर बाकी है। तो वो अल्लाह जानता है उसका इल्म कितना बड़ा है। हम तो कुछ चीजें हमारे पास हैं, उसी की बेसिस के ऊपर हम बात कर रहे हैं। तीसरी चीज है हमारे पास री लर्निंग। अच्छा, बहुत कॉमन और सिंपल एग्जांपल मैं री की आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, इंशाल्लाह उससे समझ में आ जाएगी। एक छोटा बच्चा है जिसको हम कह रहे हैं एजेंट। एजेंट लास्ट कल की क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। एजेंट वो जिसने डिसाइड करना होता है, जैसे गाड़ी चल रही है ना, तो ड्राइवर ड्राइवर एजेंट है क्योंकि उसने इन्वायरमेंट को देखते हुए डिसाइड करना है कि राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, कितनी स्पीड में जाना है, स्ट्रेट जाना है, ब्रेक लगाना है, स्पीड ब्रेकर है, ये सब डिसीजन ड्राइवर ले रहा होता है। तो हमारे केस में ड्राइवर को हम एजेंट कहते हैं, तो जो एक्शन परफॉर्म एक्चुअली कर रहा होता है, ठीक है ना, डायरेक्शंस दे रहा होता है। तो बेबी हमारा एजेंट है और उसने सिटिंग से अपनी एक्शन को चेंज किया और क्रॉल करना शुरू किया, ठीक है। और क्रॉलिंग के बाद कुछ डायरेक्शन में चला क्योंकि उसे कुछ नजर आ रहा था, उसकी तरफ चला और जब वहां पहुंचा तो उसके पास जो है वो दूध की बोतल थी, उसने उसको उठाया और पिया। तो ये क्या हुआ कि एक्शन के बाद उसे रिवॉर्ड मिला। यानी कि उसने एक्शन जब किया तो उसे पता नहीं था कि ये सही है या गलत, उसने एक्शन किया, बस जब कर लिया तो उसे रिवॉर्ड मिल गया। और जब रिवॉर्ड मिल गया तो उसने अपने आप को अपडेट किया कि इस डायरेक्शन में जाने से, इस बोतल को उठाने से मुझे दूध मिल जाता है। जैसे एक बच्चा स्कूल गया, उसने पढ़ाई की, रेगुलर पढ़ाई की और उसको फर्स्ट पोजीशन मिल गई, तो ये उसका एक्सपीरियंस था कि भाई मुझे रोजाना इस तरह पढ़ने से पोजीशन आ जाती है, तो अगली दफा वो उसको ट्राई करेगा। तो ये वो एक्शंस हैं जिसके आउटपुट आने के बाद आपकी लर्निंग, एक तो ये कि इनपुट लेबल करके आपको दे दिया गया, आपने उसको लर्न कर लिया। एक ये कि कुछ भी नहीं दिया, आपने खुद लर्न किया और उसके बेसिस के ऊपर आपने जो कर दिया। तीसरा ये कि आपकी लर्निंग आउटपुट आने के बाद जो रिजल्ट है उसने आपको लर्न करवाया, तो इसको हम कहते हैं री आप, ठीक है। इसके बहुत सारे एल्गोरिथम्स हैं, अगेन हर स्टेप के ऊपर हमारे पास डिफरेंट एल्गोरिथम्स हैं। ये वो स्टैंडर्ड्स हैं, एल्गोरिथम कह सकते हैं कि ये वो स्टैंडर्ड्स हैं जो लोगों ने बना दिए हैं, जिनको लोगों ने ट्राई किया है और बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, उन्हीं को हम फॉलो करते हैं और उन्हीं के ऊपर हम काम करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ठीक है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,
ये हमारा मेन टॉपिक है। इसमें सबसे पहली चीज जो फंडामेंटल को हमने स्टडी किया था, जो हम कह सकते हैं कि एआई के पिलर्स हैं, उनमें से सबसे पहले था सर्च। ठीक है, सर्च को हमने बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट स्टेप हमारा है नॉलेज। आज हम इंशाल्लाह नॉलेज, अनसर्टेनिटी, ऑप्टिमाइजेशन, लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क, कोशिश होगी कि ये सारी चीजें इंशाल्लाह आज की क्लास में हम इंट्रोडक्टरी लेवल तक कवर कर लें। इतना हमें पता चल जाए कि अगर हमें कोई कोड मिल जाए और हमें कुछ करने को कहा जाए, तो अगर हम कोड ना भी चला सकें, एटलीस्ट हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सोल्यूशन होना क्या चाहिए। ठीक है ना, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं जो है ना कि पिछले तकरीबन 25 सालों से कंप्यूटर की इंडस्ट्री में हूँ। एक बहुत बड़ा पेन होता है। वो पेन क्या है? जैसे मैं डेवलपर हूँ, मैं कोडिंग करता हूँ, मैं बिजनेस नहीं करता, मुझे बिजनेस के बारे में नहीं पता। एक बिजनेसमैन आता है जिसने 25 साल बिजनेस किया है, उसको कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है। अब वो अपने बिजनेस को कंप्यूटर के थ्रू इंप्रूव करना चाहता है। अपने सिस्टम, अपने बिजनेस को जहां पर वो मैन्युअली काम कर रहा है, उसको ऑटोमेट करना चाहता है, उसमें इंप्रूवमेंट लेकर आना चाहता है, लेकिन वो कंप्यूटर को नहीं जानता। तो अब क्या होता है, क्या है कि कंप्यूटर वाला बिजनेस नहीं जानता, बिजनेस वाला कंप्यूटर नहीं जानता, वो दोनों बैठते हैं। ठीक है, और बिजनेसमैन जो है वो अपनी प्रॉब्लम्स को बताना शुरू करता है और कंप्यूटर वाला उसको सॉल्व करने की कोशिश शुरू करता है। और फिर बाद में बिजनेसमैन ने 100 चीजें बताई हुई होती हैं, उसमें से 50 चीजें कंप्यूटर वाला करता है, और उन 50 में से भी 25% वैसे ही करता है जैसे कि बिजनेसमैन है। 25% में वो अपनी समझ लगा देता है। ये इंसान की तरबियत तबीयत है कि वो अपनी तरफ से कुछ लगाने की कोशिश जरूर करता है। ठीक है, तो इसकी वजह से बहुत पेन आना शुरू होता है कि वो चाहिए कुछ होता है और उस तक पहुंचने के लिए टाइम लग जाता है। अगर हम सब लोगों को कंप्यूटर की वो नॉलेज मिल जाए जो कि एटलीस्ट आपकी आइडिया को कन्वर्ट करने की है, तो फिर आप अपने आइडिया को टेक्निकल बंदे तक, डेवलपर्स तक, एआई इंजीनियर्स तक लाने जो बताएंगे, अब आप उसको उसकी जबान में बात करेंगे तो वो बेहतर और अच्छे अंदाज से समझ लेगा। तो ये जो वर्कशॉप है, ये आपको एआई इंजीनियर तो नहीं बना देगी, लेकिन एटलीस्ट आपको अंडरस्टैंडिंग दे देगी कि अगर आपने अपने किसी एआई टॉपिक के ऊपर काम करना है और आप किसी एआई इंजीनियर को हायर करना चाहते हैं जो कि आपके लिए काम कर देगा, तो अब आप उसके साथ डिस्कशन कर सकते हैं, आप उसके टॉपिक के ऊपर, अपने आइडिया के ऊपर, अपनी चीजों के ऊपर उससे बात कर सकते हैं। तो ये वर्कशॉप मेनली इस चीज के ऊपर। फिर हम इंशाल्लाह आगे एक डिटेल कोर्स ऑफर करेंगे जिसमें हम एआई के टेक्निकल एस्पेक्ट को भी देखेंगे और पूरा एक उसमें जो है वो लैंग्वेज और सारी चीजें होंगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो सेकंड हमारा नॉलेज है। ठीक है, आज जो है हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा जो है वो स्टार्ट था नॉलेज, तो हम स्टार्ट करते हैं नॉलेज। नॉलेज मालूमात को कहते हैं, इंफॉर्मेशन को कहते हैं। जो आपकी नॉलेज है, जैसे मेरी नॉलेज कंप्यूटर साइंस में बहुत ज्यादा है, ये मैंने पढ़ पढ़ के जो है ना वो गेन की है। इसी तरह किसी की सियासत के अंदर नॉलेज है, किसी को खाना पकाने की नॉलेज है, किसी को मेडिकल की नॉलेज है, किसी को बिजनेस की नॉलेज है। ये नॉलेज असल में बहुत सारी चीजों को पढ़कर, एक्सपेरिमेंट कर कर, मालूमात से आपकी नॉलेज बनती है। ठीक है ना, मालूमात तो ये है कि पानी पीना चाहिए, ठीक है ना, लेकिन नॉलेज, पानी पी पी के आप बताते हैं कि भाई ठंडा पानी पिलाओ, गिलास में रख के पिलाओ, टेबल में सर्व करके पिलाओ, ये आपकी नॉलेज है। तो आपने मालूमात को नॉलेज में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, तो मशीन लर्निंग भी इसी तरह ही करेगी। अब वो कैसे करेगी उसको हम देखते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, नॉलेज बेस्ड एजेंट, सबसे पहले एजेंट, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है एआई के अंदर एजेंट। मशीन लर्निंग के अंदर जिसने एक्शन को परफॉर्म करना है उसको एजेंट कहते हैं। ये हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। नॉलेज बेस्ड एजेंट एक ऐसा एजेंट जिसके पास मालूमात भी हैं। ठीक है, उन मालूमात की बेसिस के ऊपर एजेंट डिसाइड करे। पहले तो ये था कि एजेंट के पास डायरेक्शंस, कंडीशंस थी जिसकी बेसिस के ऊपर वो आगे मूव कर रहा है, जिसमें हमने सर्च का प्रॉब्लम हमने पढ़ा था। लेकिन अब एजेंट के पास जो है वो नॉलेज है। जैसे आपने गूगल मैप पे लिखा कि जी मुझे हैदराबाद जाना है, गूगल मैप ने आपको एक पूरा पाथ दे दिया, अब आप उस पर चल पड़े। लेकिन एक बंदा है जो पिछले कई सालों से हैदराबाद जा रहा है। अब जब वो जाना शुरू करेगा ना गूगल मैप के ऊपर, तो आपको वो क्या करेगा, मैप में चलते चलते वो कहेगा नहीं यहाँ से नहीं, यहाँ से चलो, क्योंकि मुझे पता है यहाँ एक और डाइवर्जन आएगी जिसकी वजह से स्लो हो जाएगा। तो ये उसकी नॉलेज थी एजेंट की, जिसकी वजह से आप जल्दी पहुंच गए। तो ये इंफॉर्मेशन, एजेंट भी इंफॉर्म्ड हो, एजेंट के पास भी नॉलेज हो, तो इसलिए हम कहते हैं कि जी नॉलेज बेस्ड एजेंट। agent that reason by operating on internal representation of knowledge। ठीक है, अच्छा जी, अब हम इसको एक एग्जांपल के तौर पर लेते हैं कि नॉलेज से एजेंट कैसे डिसाइड करता है। जैसे मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, इफ इट डिडंट रेन, हैरी विजिटेड
हैग्रिड टुडे। हैरी हैग्रिड को विजिट करेगा अगर बारिश नहीं हो रही। ये एक स्टेटमेंट है सिंपल। जैसे आप कहेंगे जी मैं यूनिवर्सिटी जाऊंगा अगर बारिश नहीं होगी, मैं यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगा, मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, मैं पढ़ने नहीं जाऊंगा अगर बारिश होगी। तो ये एक स्टेटमेंट है। इफ इट डिडंट रेन हैरी विजिटेड हैग्रिड टुडे। ये एक स्टेटमेंट है, एक इंफॉर्मेशन है। इसको नॉलेज में कैसे कन्वर्ट करना है? फिर अगली स्टेटमेंट आई, हैरी विजिटेड हैग्रिड और डम्बलेडोर टुडे बट नॉट बोथ। ठीक है, या तो हैग्रिड जाएगा या डम्बलेडोर जाएगा, इन दोनों में से किसी एक जगह जाएगा, दोनों जगह नहीं जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमने कहा कि जी हेनरी विजिटेड डम्बलेडोर टुडे। ठीक है, अब ये तीन स्टेटमेंट है। अब इन तीन स्टेटमेंट ने हमें एक इंफॉर्मेशन दी। वो इंफॉर्मेशन क्या है? अब मैं ये बताऊं अगर कि हैरी ने डम्बलडोर विजिट किया है तो इसका मतलब ये है कि बारिश नहीं हो रही। इसका मतलब ये भी है कि हैरी जो है वो हैग्रिड नहीं किया। ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो मुझे नॉलेज इन इंफॉर्मेशन के बाद मिली। जैसे अब हम आगे बढ़ते हैं। एक इंफॉर्मेशन, हैरी डिड नॉट विजिट हैग्रिड, ये तो मुझे पता चल गया कि जी अगर डंबलडोर नहीं गया तो वो हैग्रिड गया है। ये उसने बताया नहीं मुझे, लेकिन मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इसी तरीके से इट रेन टुडे, ये उसने दी नहीं, लेकिन ये मैं खुद से अखज करके बता रहा हूँ कि भाई अगर बारिश होती तो वो हैग्रिड नहीं जा रहा। अब वो हैग्रिड नहीं जा रहा, इसका मतलब चांसेस है कि बारिश हुई है। अब इसको कहते हैं नॉलेज। इंफॉर्मेशन से आपने अगली इंफॉर्मेशन खुद से बना दी, इसको हम कहते हैं नॉलेज। अब ये नॉलेज बन चुकी है आपकी, क्योंकि अब आप बाकी चीजों को प्रिडिक्ट करना शुरू कर दिया आपने, और भी बहुत सारी चीजों को अखज करना शुरू कर दिया। अच्छा जी, सेंटेंस, ये भी एक कीवर्ड है, पहले हम इसको समझ लेते हैं। एन असर्शन अबाउट द वर्ल्ड इन नॉलेज रिप्रेजेंटेशन लैंग्वेज। वर्ल्ड दुनिया को कहते हैं जिसमें सारी चीजें आ रही हैं। यहां पर हम कह रहे हैं दुनिया नॉलेज। ठीक है, नॉलेज की दुनिया के अंदर। ठीक है, और फिर उसकी रिप्रेजेंटेशन लैंग्वेज के थ्रू क्या है? ये सेंटेंस है, लेकिन नॉलेज की दुनिया के अंदर हम सेंटेंस को किसी जबान के अंदर प्रेजेंट करेंगे। जैसे अभी हमने अंग्रेजी के अंदर लिखा, तो हम कह रहे हैं कि जी अंग्रेजी लैंग्वेज को यूज करते हुए हमें इंफॉर्मेशन मिली, और अंग्रेजी लैंग्वेज को यूज करते हुए या उर्दू लैंग्वेज को यूज करते हुए हमने उसको जो है वो नॉलेज में कन्वर्ट किया। अब क्योंकि हम कंप्यूटर और मशीन्स की बात कर रहे हैं, तो हम इस तरह तो नहीं चल सकते जिस तरह के हम सेंटेंस लिखना शुरू करें। तो हम कुछ ऐसी नोटेशंस की तरफ, सिंबल्स की तरफ जाएंगे जिसमें कंप्यूटर और हमारे दरमियान जो है वो एक लिंक जनरेट हो। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं प्रोपोजिशनल लॉजिक। अच्छा, प्रोपोजिशनल लॉजिक क्या है? सबसे पहले कुछ सिंबल्स हैं। कोई भी सिंबल्स हो सकते हैं। मैथ्स के अंदर एक्स वाई सी सिंबल्स होते हैं, ग्राफ के अंदर एक्स वाई सिंबल्स होते हैं, बहुत सारे सिंबल्स होते हैं। ठीक है, जिनको आप प्रेजेंट करने के लिए, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि जी मेरा नाम खालिद है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये मेरा सिंबल है। आप इसी तरह गाड़ी है, उसको आपने कहा कि जी एटलीस्ट गाड़ी है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये इसका सिंबल है। इसी तरीके से कंप्यूटर के अंदर किसी भी सेंटेंस को सिंबल से प्रेजेंट करते हैं। इतना बड़ा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप सिंबल लिखते हैं। जैसे आप जो है वो पार्किंग में खड़ी करते हैं, नो पार्किंग में खड़ी करते हैं, गाड़ी स्पीड में चलाते हैं, तो वहाँ ट्रैफिक सिग्नल्स लगे हुए होते हैं, ट्रैफिक के सिंबल्स लगे हुए होते हैं। उन सिंबल्स के अंदर बहुत तफसील नहीं लिखी हुई होती, लेकिन उसको देख के आप वो सारी तफसील समझ जाते हैं जो उसके पीछे है। तो हम यहाँ पर भी वही काम कर रहे हैं। तो लेट्स से हमारे पास तीन सिंबल्स हैं, पी, क्यू और आर। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे पास सेंटेंस जो होते हैं उनको कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, कनेक्शंस होते हैं सेंटेंस के अंदर। एक बात की उस बात से दूसरी बात को मिलाते हैं, उससे तीसरी बात को मिलाते हैं, जिसको हम कहते हैं सेंटेंस कनेक्शन। सिंबल्स सेंटेंसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इन सिंबल्स के दरमियान कोई रिलेशन होता है। जैसे पैराग्राफ के अंदर हर सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से लिंक होता है, उनके दरमियान एक रिलेशन होता है। उस रिलेशन को अंग्रेजी के अंदर तो हम समझते हैं। ठीक है, लेकिन उस वो कंप्यूटर के अंदर कैसे लेकर आ रहे हैं? तो हमने यहाँ पर कुछ कनेक्शंस बनाए, तो हम यहाँ पर इसको कह रहे हैं लॉजिकल कनेक्टर्स। ठीक है, जिसमें से एक लॉजिकल कनेक्टेड कनेक्शन है नॉट, एक है एंड, एक है और। अब ये नॉट को हम इससे रिप्रेजेंट करेंगे, एंड को इससे रिप्रेजेंट करेंगे, और को इससे करेंगे, इम्प्लीकेशंस को इससे करेंगे, और बाय कंडीशनल्स को इससे करेंगे। ये कुछ लॉजिकल जो है वो गेट्स कह लें, लॉजिकल कनेक्शंस कह लें, लॉजिकल जो है ना वो चीजें कह लें, सिंबल्स कह लें, जो कि आपके सेंटेंस के दरमियान एक रिलेशन डिजाइन करने के लिए होंगे। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब हमारे पास सेंटेंस है, हमारे पास सेंटेंसेस के दरमियान रिलेशन के लिए लॉजिकल सिंबल्स भी मौजूद हैं। अब हम एक ग्राफ बना रहे हैं,
एक टेबल बना रहे हैं जिसके अंदर हम इनको प्रेजेंट करेंगे ताकि हमारी एक अंडरस्टैंडिंग जो है वो शुरू हो जाए। लेट्स से पी एक सेंटेंस था, ठीक है, और उस सेंटेंस को मैंने कहा कि ये फॉल्स हो गया, जैसे टुडे इट्स रेनिंग और इट्स नॉट रेनिंग, ठीक है ना, तो ये एक स्टेटमेंट है। जैसे अगर एक स्टेटमेंट है इट्स रेनिंग तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, और अगर मैं ये कहूँ कि ये इट्स नॉट रेनिंग तो इसका मतलब स्टेटमेंट तो ये भी है लेकिन ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। तो कोई भी स्टेटमेंट इटसेल्फ पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है, ठीक है। अब जो भी स्टेटमेंट आपके पास आई चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसको आपने डिनोट कर दिया पी से। और जब हम उसके साथ नॉट लगाएंगे तो अगर वो पॉजिटिव सेंटेंस हुआ तो वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि नॉट लगा दिया, और अगर वो नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लगाने से वो पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक हो गया। ये ट्रुथ टेबल भी हम इसको कहते हैं, इसके अंदर सेंटेंस की प्रेजेंटेशंस भी हम कह रहे हैं, इसी को हम आगे जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये तो हो गया सेंटेंस जिसके साथ हमने जो है वो नॉट का साइन लगा दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम इसको एंड ऑपरेटर कह रहे हैं या लॉजिकल ऑपरेटर्स जो थे उनके थ्रू देखते हैं कि जी एंड क्या करता है। अच्छा, एंड सिंपल है, जैसे हम कहते हैं ना कि जी आपने खाना भी खाना है, दूध भी पीना है, दोनों काम करने हैं। अगर आपने एक काम किया एक काम नहीं किया तो हम कहेंगे कि जी आपने गलत काम किया। जैसे मैं कहूँ कि जी आपने बैग भी लेना है और स्कूल भी जाना है, अब ये दोनों काम इकट्ठे होना जरूरी है। आप सिर्फ बैग उठाएं स्कूल ना जाएं तो भी गलत है, बैग ना उठाएं स्कूल चले जाएं तो भी गलत है। तो आपको दोनों काम करने हैं, बैग भी उठाना है स्कूल भी जाना है। तो एंड का मतलब यह है कि जितनी भी स्टेटमेंट है उन सब का ट्रू होना जरूरी है, अगर सब ट्रू नहीं हुई तो गलत है। तो इसको हम कहते हैं एंड। अब जैसे एक स्टेटमेंट पी है और एक स्टेटमेंट क्यू है, अगर दोनों फॉल्स हैं तो पी एंड क्यू से फॉल्स ही मिलेगा। इसी तरीके से एक ट्रू एक फॉल्स है तो भी फॉल्स मिलेगा, एक ट्रू एक फॉल्स है तो भी फॉल्स मिलेगा। दोनों ट्रू होंगी तो फिर ट्रू मिल जाएगा। इसको हम लॉजिकल एंड कहते हैं। मशीन लर्निंग के अंदर, एआई के अंदर जब न्यूरल नेटवर्क्स को हम पढ़ेंगे तो ये गेट्स एंड हमें बहुत ज्यादा जो है वो हेल्पफुल होंगे। उसके बाद हमारे पास और है, और में ये होता है कि कोई एक भी काम कर लो तो ठीक है, सारे काम ना करो। 50 काम किए आपने, एक किया तो भी ठीक, दो किया तो भी ठीक, 50 में से कोई एक भी काम आप कर लें तो आपको हम आगे जाने दे देंगे। अगर आपने सारे के सारे काम छोड़ दिए तो फिर आप क्वालिफाई नहीं करते। तो और के अंदर कोई एक तो एटलीस्ट आपने करना ही करना है अगर आप सक्सेस की तरफ जाना चाहते हैं। तो वो एक जो है वो ट्रू पी भी हो सकता है, क्यू भी हो सकता है। कोई एक स्टेटमेंट भी ट्रू हो गई तो अगला काम जो है वो आपका ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ देखें, पहली जिसमें दोनों फॉल्स हैं वो फॉल्स हैं, बाकी सारे के सारे जो है वो ट्रू है क्योंकि यहाँ पर और हुआ है। इसी तरीके से इम्प्लीकेशंस है, ठीक है, इसको हम कहते हैं पी अप्लाइज क्यू, ठीक है। अब इस केस में क्या है कि जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल दूं, यहाँ पे अप्लाइज का मतलब क्या है। एक घर है जिसका मेन गेट है और उसके अंदर जो है एक कमरे का गेट। अब ये दो गेट है, एक घर का गेट है और एक कमरे का गेट। अगर घर का गेट बंद हो, कमरे का गेट खुला हो या बंद हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अंदर ही नहीं जा सकते। अगर घर का गेट खुला हो और कमरे का गेट बंद हो तो भी प्रॉब्लम है, ठीक है, क्योंकि कमरे में आप जा ही नहीं सकते। अगर घर का गेट बंद हो कमरे का खुला हो तो भी गलत है, घर का गेट बंद हो खुला हो और कमरे का बंद हो तो भी नहीं जा सकते, ठीक है। तो इस तरह की स्टेटमेंट में ये होता है कि घर का गेट भी खुला हो और कमरे का गेट भी खुला हो तो फिर आप जा सकते हैं, वरना आप नहीं जा सकते। अब हम इसको पढ़ते हैं यहाँ पर। जैसे उन्होंने कहा कि जी फॉल्स, फॉल्स का मतलब घर का दरवाजा बंद है। अब अगली कंडीशन चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। अगर फॉल्स हो या ट्रू हो से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पहली चीज ही आपको पता चल गई कि घर का गेट बंद है, तो आप समझ गए ठीक है जी ये ट्रू हो। आगे आए, आपने कहा घर का गेट बंद है और कमरे का गेट खुला है, फर्क नहीं पड़ता क्योंकि घर का गेट बंद है, अंदर हमें देखना ही जरूरत ही नहीं है। आपने कमरे का गेट खोला है या बंद करके आ गए तो चेक करने की जरूरत नहीं, ये भी ट्रू है, ठीक है। जैसे आप घर से बाहर कहीं जा रहे हैं तो आपने मेन गेट बंद कर दिया तो टेंशन नहीं अंदर का गेट बंद किया है या नहीं किया। अगर आपने किया है तो भी सेफ है, नहीं किया तो भी सेफ है क्योंकि मेन गेट तो एटलीस्ट बंद है। अब आपने क्या किया कि मेन गेट तो खुला छोड़ दिया, अंदर का गेट बंद कर दिया, ये फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है ना। कि भाई आपने अंदर का खुला छोड़ा है, बाहर का अंदर का बंद करा है और बाहर का खुला छोड़ा है, तो कोई भी अंदर जाके जो है वो दरवाजा खोल लेगा और फिर सारी कार्रवाई हो जाएंगी। तो इस स्टेटमेंट को हम कहते हैं फॉल्स, इसको हम कहते हैं अप्लाइज, यानी कि ए अप्लाइज बी, ठीक है। उसके बाद अगर दोनों ट्रू है
तो फिर तो ठीक है, अब आप आराम से जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, दोनों की स्टेटमेंट ट्रू है। उसके बाद है हमारे पास बाय कंडीशन। बाय कंडीशनल में क्या होता है? बाय कंडीशनल के अंदर अगर दोनों स्टेटमेंट सिमिलर हैं, दोनों ठीक है, दोनों एक जैसी हैं, घर का दरवाजा भी बंद है, अंदर का दरवाजा भी बंद है, घर का दरवाजा भी खुला हुआ है, अंदर का दरवाजा भी खुला हुआ है, तो ठीक है, वरना जो है वो ठीक नहीं है। तो इसलिए हमने आगे के पहली फॉल्स, दूसरी फॉल्स तो ट्रू, बाकी पहली ट्रू दूसरी ट्रू तो ट्रू, अदरवाइज जो है वो ये सारी चीजें इस तरह। अच्छा, ये वो सारी लॉजिकल चीजें इसलिए पढ़ाई जा रही हैं ताकि आपका माइंड जो है वो एआई को समझने के लिए तैयार, क्योंकि एआई ने यही काम करने हैं, मशीन लर्निंग ने यही काम करने हैं, किसी भी चीज को प्रिडिक्ट करने के लिए, लर्न करने के लिए, समझने के लिए। तो वो इतना बड़ा मॉडल समझ में आए, उसके लिए छोटी छोटी चीजें जो है वो पढ़ाई जा रही हैं। अब हम यहाँ पर एक वर्ड यूज कर रहे हैं, मॉडल। एआई के अंदर, मशीन लर्निंग के अंदर सब बहुत कॉमन यूज होता है मॉडल। आप किसी को पूछेंगे, आपसे पूछेगा अच्छा जी आपका मॉडल कौन सा है, आपका मॉडल किस पर ट्रेन हुआ है, आपका मॉडल क्या काम करता है, आपका मॉडल क्या है, ये सारी चीजें डिस्कस की जाती हैं। अब ये मॉडल क्या है? असाइनमेंट ऑफ अ ट्रुथ वैल्यू, ट्रुथ वैल्यू ये हमारी ट्रुथ वैल्यूज है। असाइनमेंट ऑफ अ ट्रुथ वैल्यू मीन्स सेंटेंसेस, ठीक है, क्योंकि हर सेंटेंस के अगेंस्ट हमारे पास एक वैल्यू आई है जिसको हमने ट्रुथ वैल्यू कर दिया, ट्रू और फॉल्स करके। तो एवरी प्रोपोजिशनल सिंबल, ठीक है, हर सिंबल के अगेंस्ट, क्योंकि नॉट का साइन सिंबल के साथ लगता है, इसलिए हम कह रहे हैं कि ट्रुथ वैल्यू टू एवरी प्रोपोजिशनल सिंबल अ पॉसिबल वर्ल्ड। पॉसिबल वर्ल्ड का मतलब ये है कि जैसे मैं आपसे कहूं कि जी 1 से लेकर 10 तक की गिनती है, 1 to 9, तो पॉसिबल वर्ल्ड जो है आपका 1 to 9 की वैल्यूज है, उनमें से आपने 5 पिक किया, 7 पिक किया, 2 पिक किया, तो आप कहते हैं कि जी पॉसिबल वर्ल्ड आपके लिए 1 to 9 है, जिसमें से आपने 1 to 5 पिक किया है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं मॉडल। अच्छा, अब मॉडल को थोड़ा सा और टेक्निकल देख लेते हैं। मॉडल क्या है? पी एक स्टेटमेंट, इट्स रेनिंग, क्यू इट्स ट्यूसडे, ये दो स्टेटमेंट है, एक पी है एक क्यू है। अब हम इनको असाइन करके एक सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। पहले क्या करेंगे, इनको हम जो है वो ट्रुथ वैल्यू असाइन करेंगे। ट्रुथ वैल्यू क्या है? अब वो आपकी मर्जी है, क्योंकि आपने सेंटेंस बनाना है, आपने किसके साथ क्या लॉजिक लगानी है वो सब आपके ऊपर है। तो यहाँ हमने कंसिडर किया लेट से कि पी जो है वो ट्रू है और क्यू जो है वो फॉल्स है। इसका मतलब अगर रनिंग हो रही है तो ट्यूसडे नहीं है। इस स्टेटमेंट को तो हम यूं समझ लेंगे, पी ट्रू और क्यू फॉल्स, तो इसका मतलब ये है कि अगर बारिश हो रही है तो ट्यूसडे नहीं है, ठीक है, ये हमारा मॉडल हो गया। नॉलेज बेस, अ सेट ऑफ सेंटेंस नोन बाय अ नॉलेज बेस्ड एजेंट। अब नॉलेज बेस्ड जो एजेंट है, जो हमारा एजेंट है, अब उसके लिए इंफॉर्मेशन क्या है? पी और क्यू, और वो जानता है कि पी जो है वो ट्रू है और क्यू जो है वो फॉल्स है, और इससे वो बहुत सारी चीजें और भी अखज कर सकता है। अच्छा जी, अब हम आगे आते हैं इंटेलमेंट। यहाँ पे जो ए है इसको हम कहते हैं अल्फा, और इसको हम कहते हैं बीटा। तो अल्फा इंटेल बीटा इन एवरी मॉडल इन विच सेंटेंस अल्फा, अगेन अब अल्फा एक सिंबल है जो कि किसी न किसी सेंटेंस को प्रेजेंट कर रहा है, इज ट्रू, सेंटेंस बी इज ऑल्सो ट्रू। अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो जाएं तो हम इसको लिखते हैं अल्फा इंटेल बी, जैसे हमने इससे थोड़ी देर पहले जो है वो किया था कि अप्लाइज के ऊपर इंप्लाइज के ऊपर, तो ये भी एक जो है वो रिप्रेजेंटेशन है। अब हम आगे देखते हैं, अगेन वही पहली एग्जांपल, इफ इट डिडंट रेन हैरी विजिटेड हैग्रिड टुडे। ये एक सेंटेंस आया जिसको हम अभी नोटेशंस के साथ, सिंबल्स के साथ रिप्रेजेंट भी करेंगे। हैरी विजिटेड हैग्रिड और डंबलडोर टुडे बट नॉट बोथ, इन दोनों में से किसी एक को विजिट करेगा, ठीक है। हैरी विजिटेड डंबलडोर टुडे, ये तीसरी स्टेटमेंट आ गई। इन तीन स्टेटमेंट से कुछ इंफॉर्मेशन हमें मिली जिससे हमारी नॉलेज बेस बनी, और उस नॉलेज ने हमें आगे की चीजों को सोचने की सलाहियत दी। और वो सलाहियत क्या थी? वो ये थी कि हैरी डिड नॉट विजिट हैग्रिड टुडे। जब वो कह रहा है कि जी डंबलडोर गया है, जिसका मतलब वो हैग्रिड नहीं गया, क्योंकि दोनों में से किसी एक जगह जाएगा। इसी तरीके से इट रेन्ड टुडे, बारिश हो गई, क्योंकि बारिश अगर होती तो वो हैग्रिड नहीं जाता। तो ये इंफॉर्मेशन से कलेक्ट करके हमने आगे की इंफॉर्मेशन दी है। अब जो लोग कहते हैं ना कि जी जनरेटिव एआई, चैट जीपीटी कैसे काम कर रहा है, तो अब मुझे बताएं कि ये दो स्टेटमेंट अगर हमने ड्रॉ की हैं तो चैट जीपीटी भी सेंटेंस बना के हमें दे देता है। तो ये जस्ट लाइक हम कह सकते हैं कि थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हम चैट जीपीटी को जानते हैं, तो ये चैट जीपीटी एक्चुअली ठीक हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। इनफेरेंस, द प्रोसेस ऑफ डिराइविंग न्यू सेंटेंसेस फ्रॉम ओल्ड वन। अब ये जो प्रोसेस था कि प्रीवियस इंफॉर्मेशन से नई इंफॉर्मेशन को जनरेट करना, इस प्रोसेस को इनफेरेंस कहते हैं। जस्ट
फॉर जो है ना वो रेफरेंसेस। अच्छा अगेन इट्स ट्यूसडे स्टेटमेंट है जिसको हमने सिंबल बी में, इट्स रेनिंग इसको सिंबल क्यू में, और एक आर सिंबल बना दिया, हैरी विल गो फॉर अ रन। अब ये तीन आ गए, ठीक है। अब हम आते हैं आगे आते हैं, ये के बी इट्स एक्चुअली अ नॉलेज बेस्ड है। अब ये नॉलेज बेस्ड यहाँ पर क्या है, पी जो कि ट्रू है एंड नॉट क्यू। अभी हमने स्टेटमेंट दैट इंप्लाइज आर। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए समझें क्या लिखा हुआ है। पी ट्रू है, इट्स ट्यूसडे। क्यू नॉट है, क्यू ट्रू क्या है, इट्स रेनिंग, और नॉट लगाने से इट्स नॉट रेनिंग। तो इसका मतलब इट्स ट्यूसडे एंड इट्स नॉट रेनिंग, इसका मतलब क्या है, इट इंप्लाइज के हैरी विल गो फॉर अ रन। तो हैरी रन करने कब जाएगा, जब मंगल भी होगा और बारिश भी नहीं होगी। तो अगर हम इसको नॉलेज बेस बनाना चाहें मशीन लर्निंग की जबान में, तो हमने नॉलेज बेस इसको इस तरह बना के दे दिया। अब इतनी सारी चीजों को समझने से बेहतर है कि कंप्यूटर सिर्फ इसको समझ ले, और कंप्यूटर सिंबल और नोटेशंस को बहुत इजीली अंडरस्टैंड करता है। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। अगेन इसको हमने ब्रेक करके दिखा दिया कि नॉलेज बेस के अंदर सेंटेंस पी और नॉट क्यू जो है वो किस तरीके से आया, इंटरफेरेंस जो है वो आर है, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि ये हमारा एक्चुअली मॉडल है। अब हमने क्या बना दिया, इसको हमने बना दिया मॉडल। अब किसी भी इस तरह की स्टेटमेंट को हम देंगे तो ये जो है वो आर को इम्प्लाइज करके इंटरफेरेंस के थ्रू जो है वो हमें आर बता देगा नॉलेज बेस के ऊपर। देखें वो कैसे होगा। अब ये नॉलेज मॉडल चेकिंग कर रहे हैं। अब हमने क्या किया कि पी हमें पता है इट्स ट्यूसडे, क्यू इट्स जो है वो रेनिंग, और आर जो है वो हैरी गो फॉर अ रन। तो अब जो स्टेटमेंट है एंड है, ठीक है, और एक नॉट है और एक पी है। तो हम यहाँ पे देखें अगर ट्यूसडे भी नहीं है और बारिश भी नहीं हो रही तो वो रन के लिए नहीं जाएगा। ट्यूसडे नहीं है, बारिश भी नहीं हो रही, ट्रू, ये आउटपुट है हमारे पास कि वो बारिश के लिए जाएगा। इन सारी चीजों को देखते हुए हमने अपनी नॉलेज बेस बनानी है। अब सेंटेंस डिफरेंट होते चले जाएंगे, डिफरेंट सेंटेंसेस की सीक्वेंस और जो है वो नोटेशंस लगने के बाद और उसके साथ जो है वो नोट का साइन लगने से डेफिनेशंस चेंज होंगी। जैसे ये फॉल्स जो है वो जब पी के साथ लगेगा तो ये पी की स्टेटमेंट बन जाएगी इट्स नॉट ट्यूसडे, और जब ये ट्रू क्यू के साथ लगेगा तो इसका मतलब ये है कि इट्स रेनिंग, कि नॉट ट्यूसडे एंड रेनिंग। तो इसका मतलब ये है कि वो फॉल्स है, क्योंकि अगर वो रेनिंग हो रही है और ट्यूसडे हो या नहीं हो वो नहीं जा सकता। तो ये वो सारा जो है वो हमारा ट्रुथ टेबल है जो कि नॉलेज बेस के ऊपर जो है वो बन रहा होता है। अब उसके बाद अगली चीज है हमारे पास अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी क्या है, अब इसके अंदर जो हम कह रहे हैं ना कि जी हमारी नॉलेज से जुमले बनना शुरू हो गए, ठीक है ना, चैट जीपीटी ने हमें बहुत कुछ बताना शुरू कर दिया, लेकिन इसके अंदर अनसर्टेनिटी है। वो अनसर्टेनिटी क्या है, वो ये है अनसर्टेन कितना है। आपने कहा कि जी बादल आ गए, आपने कहा कि जी जो है वो हवा का प्रेशर कम हो गया, आपने कहा कि जी मानसून का मौसम भी है तो बारिश होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन बारिश नहीं होती, और ये सारी चीजें नहीं होती फिर भी बारिश हो जाती है। तो इसके अंदर अनसर्टेन तो है। इस अनसर्टेनिटी को ठीक करने के लिए हमने अपने मॉडल के अंदर कुछ और चीजें ऐड करना शुरू की। वो क्या थी वो हम देखते हैं यहाँ पर। अच्छा जैसे हमने जो है ना वो एक सेटेलाइट के थ्रू जो है ना वो हमने स्पेस के अंदर कोई चीज भेज दी। अब वो स्पेस के अंदर, वो मार्स के अंदर गया है, वो मून के अंदर गया है, और उसके सामने बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिसकी इंफॉर्मेशन उसके पास नहीं है, पहली दफा आई है। तो अब वहां उसके लिए अनसर्टेन हो कि वो ट्रेंड होके तो किसी चीज के लिए गया है, लेकिन जब वो वहां पे अप्लाईज करना शुरू किया तो वो अनसर्टेन हो गया क्योंकि उसने तो वो देखा ही नहीं था। तो ये अनसर्टेन। इसी तरीके से वेदर फोरकास्ट होती है, वो भी अनसर्टेन होती है। हम अक्सर देख रहे होते हैं कि जी बारिश हो रही है तो सुबह बच्चे कहते हैं हम स्कूल नहीं जाएंगे, लेकिन बारिश होती ही नहीं और फिर उनको मजबूरन जाना पड़ता है, ठीक है ना, या वो स्कूल पहुंच जाते हैं और फिर बारिश शुरू हो जाती है तो वो कहते हैं कि जी काश के बारिश पहले हो जाती। तो ये अनसर्टेन तो है यहाँ पर, ठीक है ना। सेंटेंसेस से इंफॉर्मेशन से नॉलेज मिल गई, लेकिन इस नॉलेज के अंदर अनसर्टेन है। तो मशीन इस अनसर्टेनिटी को किस तरीके से हैंडल करता है। इसी तरीके से जो ये हमारे पास डाइस है जिसके अंदर पॉसिबल जो है हमारे पास ये 6 आउटपुट आ सकते हैं। तो इन 6 आउटपुट है, हमें पता है कि ये 6 ही हैं, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना। अब अनसर्टेनिटी के अंदर एक तो ये है कि आपके पास पॉसिबल आउटपुट्स बहुत सारे हैं। एक तो ये कि बारिश हो रही है या नहीं हो रही है, तो 2 है। एक ये है कि आप स्कूल जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये 2 है। आपको भूख लगी है या नहीं लगी, ये 2 है। इसी तरीके से डाई के अंदर आपके पास 6 आउटपुट, कोई भी चीज इनमें से आ सकती है, कोई भी नंबर इनमें से आ सकता है। तो अब यहाँ पर एक टर्म यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। बजाय इसके कि हम ये कहें कि बारिश हो रही है या नहीं हो रही, हम यूं कहना शुरू कर दें कि बारिश होने के इतने चांसेस हैं।
10%, 20%, 40%, 80%, 90%, जितने चांसेस 100% से करीब होंगे उतना बारिश के होने के चांस जो है वो बढ़ जाएंगे, और जितना 100 से दूर होगा, 0 के करीब होगा, उतने जो है वो उसके बारिश के चांसेस कम है। तो अब हम ये स्टेटमेंट नहीं कहेंगे कि बारिश हो रही है या नहीं हुई, बारिश होगी या नहीं होगी, अभी में कहेंगे कि पॉसिबल है बारिश हो जाए क्योंकि चांसेस बहुत ज्यादा है। तो ये अनसर्टेनिटी को खत्म करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेकर आए हैं प्रोबेबिलिटी। अच्छा, यहाँ पर एक वर्ड यूज हो रहा है, इसको हम कहते हैं लैटिन और उसके अंदर जबान के अंदर ओमेगा। ये डब्ल्यू की तरह लिखा हुआ है लेकिन इसको हम क्या कहेंगे, ओमेगा। पॉसिबल वर्ल्ड्स, पॉसिबल वर्ल्ड का मतलब वो आउटपुट जो पॉसिबली जनरेट हो सकते हैं। बारिश हो सकती है, बारिश नहीं हो सकती, पॉसिबल वर्ल्ड के अंदर ये दो है। आपने डाई रोल की, आपको 6 पॉसिबल आउटपुट्स हैं। तो पॉसिबल वर्ल्ड्स जिसको हम डब्ल्यू कह रहे हैं, जिसमें डाई के केस में 6 हैं, बारिश के केस में 2 हैं, और इस तरह जो है वो बहुत सारे केसेस में बहुत सारे जो है वो आ सकते हैं, ठीक है। जैसे क्रिकेट मैच खेलने, जीत गए, हार गए या बराबर हो गया, तो कहीं 2, कहीं 3, कहीं 6, कहीं मल्टीपल आपके पास जो है वो पॉसिबल वर्ल्ड्स के अंदर आउटपुट हो सकते हैं। तो इसको हमने यहाँ पे लिखा है पी, ब्रैकेट के अंदर डब्ल्यू, इसको हम कह रहे हैं फंक्शन। अच्छा, फंक्शन जब भी आपके सामने आए ना तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस आप ये समझ लीजिएगा कि किसी भी चीज को प्रोसेस किया जा रहा है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि जी फंक्शन समझना है, किचन के अंदर एक हांडी होती है ना, तो हांडी के अंदर हम क्या करते हैं, प्याज भी उठाया, आलू भी उठाया, पानी भी उठाया, गोश्त भी उठाया, सब उसमें डाला, ढक्कन दिया और छोड़ दिया, और थोड़ी देर के बाद जो है वो सालन तैयार। तो ये हांडी जो है एक फंक्शन, ठीक है। तो किसी भी चीज को उठा के उसको दे दें और आउटपुट में आपको कोई चीज मिल जाए तो इसको हम फंक्शन कहते हैं, ठीक हो गया। तो ये पी एक जो है वो प्रोबेबिलिटी का फंक्शन है, जिसको हमने पॉसिबल वर्ड्स में से सारे आउटपुट दे दिए। तो इस आउटपुट वर्ड्स में से किस चीज के आने के कितने चांसेस हैं, ये मुझे जो है वो प्रोबेबिलिटी बताएगा। अच्छा, वो चांसेस क्या है, जैसे हम 0 से लेकर 100% तक जाते हैं, अगर मैं इसको जो है वो थोड़ा कम कर दूं तो मैं कह सकता हूं कि जी 0 और 1, और बाकी सारी वैल्यूज को 0 और 1 के दरमियान रख दें। तो पॉसिबिलिटी 0 और 1 के दरमियान होती है, किसी भी चीज के आने के चांसेस जो है, जिसको हम परसेंटेज में 100 कहते हैं, लेकिन एक्चुअली में वो 0 से लेकर 1 के दरमियान कहीं ना कहीं जो है वो लाई कर रहा होता है। तो पॉसिबिलिटी 0 और 1 के दरमियान, ये पूरी स्टेटमेंट सिर्फ ये बता रही है कि पॉसिबल वर्ल्ड आउटपुट जो है उनके दरमियान जो आउटपुट आ सकता है वो 0 और 1 के दरमियान हो सकता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। अब हम देखते हैं एक और एग्जांपल है यहाँ पर। ये जो साइन है इसको हम कहते हैं समीशन। समीशन का मतलब जितना भी चीज है उसको ऐड कर दो, ठीक है। अगर आपको 10 वैल्यू है, 10 के 10 को ऐड कर दो, इसको हम कहते हैं समीशन, सिंपल। फिर उसके बाद कहते हैं कि भाई किसको सम करूं, तो ये बता रहा है कि पॉसिबिलिटी ऑफ द आउटपुट, जो कि सेंटेंस है जिसको हम ओमेगा कह रहे हैं, ओमेगा के जितने भी आउटपुट हैं उन सबको उठाएं, उन सबकी पॉसिबिलिटीज उठाएं और उसको सम कर दें। जितने भी आपके पास पॉसिबल आउटपुट, जैसे बारिश हो रही है तो 2 आउटपुट है, हो रही है या नहीं हो रही, तो 50% चांसेस होने के और 50% चांसेस नहीं होने के, तो 50-50 कितने हो गए, 100 हो गए। इसी तरीके से जब भी पॉसिबल आउटपुट्स होते हैं तो वो चांसेस की बेसिस के ऊपर होते हैं, और वो सारे चांसेस को अगर मिला दिया जाए तो 1 बनना चाहिए। ये छोटा ओमेगा है, ये बड़ा ओमेगा है, इसको हम कहते हैं छोटा ओमेगा, जो कि बड़ा ओमेगा यानी कि तमाम पॉसिबल आउटपुट्स के अंदर से कुछ हमने पॉसिबल चीजें निकाली हैं। ये डाइज है, डाई के अंदर जो है वो हर नंबर के आने के चांसेस जो है वो 1/6 है, ठीक है। तो हर एक के चांसेस इक्वल हैं, किसी के भी आने के चांसेस जो है वो इक्वल हैं, और जो आने के चांसेस है वो 1/6 हैं। तो किसी भी आने का चांस जो है वो ये है। अब हम क्या करते हैं, जो ओमेगा और ये जो मैं आपसे कह रहा कि स्मॉल ओमेगा और छोटा ओमेगा बड़ा ओमेगा, ये एक्चुअली एक, इसको हम कहते हैं स्मॉल ओमेगा, और ये सारी चीजें इसको हम कहते हैं बिग ओमेगा। तो ये पॉसिबल वर्ल्ड जो है जिसको हम बात करें, ठीक हो गया। तो हमने जो है उसको ये डाई दी और हमने इसकी पॉसिबिलिटी मांगी, तो इसने आउटपुट दे दिया 1/6। इसी तरीके से अब इसको और कॉम्प्लेक्स कर दिया जाए तो एक के बजाय हम 2 डाई कर दें। अब जब 2 डाई करेंगे तो जो पॉसिबल आउटपुट है वो 12 है। अब 12 आपके पास जो है वो पॉसिबल आउटपुट जो है वो आ सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको और सिंपल कर दें, हर आउटपुट में आने के बाद जो नंबर है उसको मिलाना शुरू कर दें, और उन तमाम नंबर्स को मिलाकर जो है हमारे पास कुछ नंबर्स आ जाएंगे। अब इन नंबर्स में आने की किसके चांसेस कितने ज्यादा हैं उसको जो हम ऐड करना शुरू कर दें। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं 7 लूं, तो 7 के पहले आने के चांसेस क्या होंगे, यहाँ पे 12 है तो 1/12, फिर 1/12, फिर 1/12, 1/12, 1/12, 1/12। तो 7 जो है यहाँ पर 6 टाइम आया है, तो 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12, 6 टाइम इसको ऐड कर दे तो 7 के चांसेस जो है वो सबसे ज्यादा होंगे। 7 नंबर 2 डाइस के ऊपर हम ट्राई करें
तो जो दोनों का मिला के नंबर होगा 7, उसके आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। ठीक हो गया? अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। तो इसको हम कहते हैं सम टू 12। ये जो पॉसिबिलिटी है, उस दो डाइस है ना, क्योंकि तो हमने कहा कि उन दो डाइस के सीन जिसमें टोटल आउटपुट जो है वो 12 आ सके, उसके चांसेस जो है वो 1/6 है, क्योंकि इन तमाम के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक है। इसी तरीके से बाकी के लिए भी आप मालूम कर सकते हैं, सम 7 के लिए जो है वो 6 होगा, तो इसको सॉल्व कर दिया तो 1/6 आ गया। अब अगली चीज है हमारे पास ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, हमने जो है वो सर्च को पढ़ा, हमने जो है उसके बाद लर्निंग को पढ़ा, उसके बाद जो हमने जो है वो अनसर्टेन को पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं किसी भी चीज को बेहतर अंदाज से करना। ठीक है, ना सिर्फ सोल्यूशन देना, बेहतर सोल्यूशन देना, इसको ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। ऑप्टिमाइजेशन चूजिंग द बेस्ट ऑप्शन फ्रॉम अ सेट ऑफ ऑप्शंस। लोकल सर्च। ठीक है, ये हमने लास्ट कल जो हमने सर्च को पढ़ा था, तो लोकल सर्च होता है। ठीक है, एक एल्गोरिथम है, जैसे हमने कहा कि जी यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो बहुत सारे जो है वो, जी बिल्कुल कर देंगे शेयर, इंशाल्लाह कोई इशू नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, जो मुस्लिम ट्यूटर एकेडमी, मैं बिल्कुल आपके साथ अपना नंबर शेयर करवा दूंगा। अभी हम इसको कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो ऑप्टिमाइज सोल्यूशन क्या होता है कि आपने जाना तो है, लेकिन आपने बेस्ट पाथ ढूंढना है। जैसे गूगल पे जाते हैं ना, तो बहुत सारे मैप देता है, तो वो ऑप्टिमाइज पाथ कौन सा है जिससे आप पहुंच सकते हैं, वो ऑप्टिमाइज पाथ। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल कोट करता हूँ, क्योंकि टाइम कम रह गया, मैं इसको कवर अप करने की कोशिश करता हूँ। जैसे मेरे पास ये दो चीजें, एक है घर और एक है हॉस्पिटल। इस ग्राफ के अंदर एक कॉलोनी है, और उस कॉलोनी के अंदर हमारे पास 4 घर हैं और 2 हॉस्पिटल हैं। हॉस्पिटल को इस तरह रखना है कि हर घर से करीब ऐसी जगह पे हॉस्पिटल को प्लेस करना है कि तमाम घरों के लिए हॉस्पिटल जो है वो नियरेस्ट हो जाए, सबसे कम जो है वो डिस्टेंस के ऊपर हो जाए। तो लेट से हमने रेंडमली इसको जो है वो प्लेस कर दिया, और फिर हम क्या करेंगे कि हमने हर घर से लेकर हॉस्पिटल तक के रास्ता बना दिया। अब जब रास्ता बनाया, तो इस घर से यहाँ तक जाने के लिए 1 2 3 स्टेप, इस घर से आने के लिए 1 2 3 स्टेप, इसी तरह इस घर से आने के लिए इतने स्टेप, इस घर से आने के लिए इतने स्टेप। इन तमाम स्टेप्स को अगर हमने काउंट किया, तो टोटल स्टेप 17 आ रहे हैं। तो हमने कहा कि जी कॉस्ट जो है टोटल ट्रेवलिंग की, वो 17 आ रही है। ठीक है, अब इस 17 से क्या हम इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, क्या कोई ऐसा सोल्यूशन दे सकते हैं कि जिसके ऊपर कम से कम हो? तो हम क्या करेंगे, इस हॉस्पिटल को बहुत सारी जगहों पे रखना शुरू करेंगे, और ये टोटल कॉस्ट उठाएंगे। तो जो टोटल कॉस्टिंग है, उस सारे कॉस्ट को उठा के जितनी भी पॉसिबल कॉस्टिंग बन सकती है, उनको हमने इस ग्राफ में डाल दिया कि भाई एक जो है वो एक से इतनी आ रही है, एक से इतनी आ रही है, जितनी भी कॉस्टिंग हो सकती है, वो सारे पॉसिबल आउटपुट हमने यहाँ पर लिख दिए। जिसको हमने कहा कि स्टेट स्पेस लैंडस्केप, जितनी भी स्टेट्स पॉसिबल है जो हॉस्पिटल को प्लेस करने की, वो रख दी। फिर उसके बाद हमने कहा कि जी ग्लोबल मैक्सिमम, ग्लोबल मैक्सिमम इन तमाम के अंदर जो मैक्सिमम काउंट आया है वो ये है। तो अगर इस जगह पे जो है हॉस्पिटल्स को प्लेस किया जाएगा, तो सबसे ज्यादा कॉस्ट आएगी। इसी तरीके से जो ग्लोबल मिनिमम है, अगर इस वाले स्टेट को फॉलो किया जाए, तो सबसे मिनिमम डिस्टेंस होगा जहां पर आपका घर जो है वो हॉस्पिटल्स के अप्रोच में आ जाएगा। तो कोई एक करंट स्टेट होगी जिसको आपने लोकल या मिनिमम जो है वो जाकर ग्लोबल मिनिमम या ग्लोबल मैक्सिमम को यूज करते हुए उस स्टेट को सॉल्व करना है। फिर हमारे पास एक जो है एल्गोरिथम है, जिसको हम कहते हैं हिल क्लेम। हिल क्लेमिंग क्या करता है, जैसे यहाँ पर हमने एक फंक्शन बना दिया। अब जो मैं एल्गोरिथम की बात कर रहा हूँ, ये वो एल्गोरिथम है, क्या कह रहा है कि करंट जो भी इनिशियल स्टेट है प्रॉब्लम की, उसको उठाओ और फिर रिपीट करते रहो टास्क को। कैसे करो कि नेबर्स की मदद से आपने जो है वो हाईएस्ट वैल्यू उठा ली, और फिर अगर वो हाईएस्ट वैल्यू करंट वैल्यू से जो है वो बेटर नहीं है, तो फिर रिटर्न हो जाओ और दोबारा करो, और अगर बेटर मिल जाए तो उसको असाइन कर दो। ठीक है, और ये रिपीट करते रहो जब तक कि आपको बेटर वैल्यूज मिल रही हैं। तो जब तक मिनिमम स्टेट नहीं मिलेगी, तब तक आपने रिपीट करना है। जैसे मिनिमम हो जाए तब एग्जिट हो जाए। तो आपके पास क्या हुआ कि इसके नियर बाय में आपके पास ये सारी प्लेसमेंट थी। जब आपने इनको किया यहाँ पर, तो एक में 17 आया, एक में 11 आया, एक में 9 आया। तो सबसे मिनिमम कॉस्ट जो आ रही है वो 9 वाले को आ रही है, तो आप 9 वाला पिक कर लें और हॉस्पिटल को इस तरह जो है वो प्लेस कर दें। अब ये उसका कॉम्प्लेक्स वर्जन है, अगर आप ट्राई करना चाहें तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं, करने की कोई टेंशन नहीं है। आप इसको वैसे ही ग्राफ करें, नंबर्स बनाएं, ग्राफ के अंदर प्लॉट करें, और मिनिमम ग्लोबल मैक्सिमम उठाएं, और जिस स्टेट के ऊपर ग्लोबल मिनिमम आ रहा है उसको ड्रॉ करें, वो आपका सबसे जो है वो नियरेस्ट पाथ होगा तमाम उसके लिए। उसके बाद हमारे पास जो है वो लर्निंग है, सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग के अंदर क्लासिफिकेशंस होती हैं, जिसको हम देख चुके हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन की बेसिस के ऊपर हमारे पास डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, जिसके ऊपर जो है वो प्रिडिक्शंस होती है। ठीक है, ये जो है वो फंक्शन है जो कि वेरिएबल्स के ऊपर चल रहा होता है। तो मैं जल्दी कर रहा हूँ इसको, लेकिन हम दोबारा इसको इंशाल्लाह कवर अप कर लेंगे। ठीक है, इसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस।
ठीक है। प्रोबेबिलिटी या हाइपोथेसिस आपका क्या है, वेरिएबल्स की बेसिस के ऊपर। ठीक है, कि अगर जो है वो प्रेशर इतना है एयर का और क्लाउड इतने हैं तो रेन के चांसेस इतने हैं, प्रेशर इतना है, तो ये हम जो है वो मशीन को लर्न करा रहे हैं, कुछ इनपुट पैरामीटर्स देके मशीन को लर्न करा रहे हैं, जिसको हम सुपरवाइज लर्निंग कह रहे हैं, कि इनपुट लेबल्ड है और उसके बाद ऐसा डेटा देंगे जिसके ऊपर मशीन लर्न नहीं हुआ होगा और मशीन जो है वो प्रिडिक्ट करके मुझे बता देगा और ये प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक हो गया। इसी तरह हमने प्रेशर और ह्यूमिडिटी को उठाया, बारिश होने वाले और ना होने वाले को एक तरफ रखा, और फिर उसके बाद जो है हमने उसको लेबल करना शुरू किया। और यहाँ पर एक टर्म यूज होती है कि अगर ये नॉन जो है वो लेबल्ड हो और हमने कंप्यूटर से कहना है कि इसको लेबल करके दो, मुझे बता के दो, तो इसके लिए एक एल्गोरिथम यूज होता है जिसको हम कहते हैं नियरेस्ट नेबर क्लासिफिकेशन। कंप्यूटर करेगा क्या, जितने भी इनपुट आपने उसको दिए उन सबको क्लासिफाई कर देगा और दो क्लासेस के अंदर, सेगमेंट्स के अंदर, बकेट्स के अंदर जो है उसको बना देगा। और उसके बाद जो आपका इनपुट है, ये जिसकी आपने पूछा है, उसकी एक्स और वाई वैल्यूज उठाएगा और उसके नियरेस्ट में जितने लोग भी पड़े हुए हैं उनसे पूछेगा इसका नियरेस्ट ये है, तो उससे पूछेगा भाई तुम कौन हो, तो कह रहा है जी मेरे, मैं ये कह रहा हूँ कि बारिश हो रही, तो कहेगा ठीक है जी मैं भी बारिश हो रही। तो जो भी इनपुट आप देंगे उसका नियरेस्ट जो होगा उससे वो आउटपुट करेगा। अब जैसे मैं मिसाल के तौर पर हमने क्या किया कि अब ये है तो ये तो सही बता देगा कि बारिश नहीं हो रही है। ठीक है। अब अगर कोई ऐसा हो जैसे हमारे पास ये वाला हो, ठीक है, अब अगर इसके पास आएंगे तो ये देखिए क्लासेस तो ये वाली में है, लेकिन जब इससे पूछेंगे तो इसका नियरेस्ट ये है, तो यहाँ पे ये डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे कि हमारे पास एक और एल्गोरिथम है जिसको हम कहते हैं के नियरेस्ट नेबर, बजाय इसके कि आप एक नेबर को लें, आप मल्टीपल नियरेस्ट नेबर, 2 3 4 5 नियरेस्ट नेबर को लें और फिर उसकी बेसिस के ऊपर डिसाइड करें कि जी इसने कहाँ लाए करना है। तो अब अगर लेट से इसकी मैं बात करूं जिसके 1 2 3 4 ये नेबर है, अगर इसकी बात करूं तो एक नेबर इसका ये भी, एक नेबर ये भी है, लेकिन ये इसके ज्यादा नेबर इस तरफ आ गए तो फिर ये जो है वो इस तरफ आना शुरू हो जाएगा। इस तरह ये एक और एग्जाम्पल है इसकी। फिर उसके बाद हमारे पास न्यूरल नेटवर्क है, और न्यूरल नेटवर्क इंसानों के दिमाग के अंदर 1940 के अंदर ये पहली दफा हमने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया। और ये कहा गया कि जिस तरह इंसान लर्न करता है, इंसान का दिमाग करता है, वैसे ही अगर मशीन भी करना शुरू कर दे तो बेहतरीन हो जाएगा। वो उस वक्त कॉन्सेप्ट आया, इंसान के दिमाग के अंदर बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स होते हैं। बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स इसलिए कि इंसान बायोलॉजी का पार्ट है तो उसको हम बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स कहते हैं। और इस न्यूरॉन क्या करते हैं कि बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं और वो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं बिजली की बेसिस के ऊपर। जो करंट होता है, दिमाग के अंदर करंट होता है और उसकी बेसिस के ऊपर न्यूरॉन्स आपस में कनेक्ट हो रहे होते हैं। तो इसको हम जो है वो न्यूरल नेटवर्क कर रहे होते हैं। ठीक है। इसी नेटवर्क को, इसी दिमाग के न्यूरल नेटवर्क को, बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क को हमने कन्वर्ट किया, मैप करने की कोशिश की आर्टिफिशियल या इंटेलिजेंस के ऊपर कि जी ऐसे ही कुछ न्यूरॉन बनाए जाएं जो वैसे ही काम करें जैसे कि इंसान का दिमाग काम कर रहा होता है। ठीक है। तो न्यूरॉन्स आर कनेक्टेड टू एंड रिसीव इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स, कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से, इलेक्ट्रॉनिकल सिग्नल्स को रिसीव करते हैं और उसकी बेसिस के ऊपर जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे एक न्यूरॉन दूसरे को मिला और उसने उसको सिग्नल दिया तो पहले ने दूसरे को एक्टिवेट कर दिया, दूसरा तीसरे से मिला, तीसरा चौथे से मिला, इस तरह जो है वो एक्टिवेट होते रहते हैं और इंफॉर्मेशन को अपने पास सेव करते रहते हैं और पैटर्न्स बनाते रहते हैं। ठीक हो गया। इसी की बेसिस के ऊपर हमने कहा कि जी मसनूई न्यूरॉन्स बनाए जाएं और फिर उनका नेटवर्क बनाया जाए और वो वैसे ही काम करे जैसे कि ह्यूमन का दिमाग काम कर रहा होता है, जिसको हमने कहा कि ANN, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। इसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो मॉडल मैथमेटिकल फंक्शन फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर एंड पैरामीटर्स ऑफ द नेटवर्क। इनपुट पता होता है हमारे पास, आउटपुट पता होता है, इनपुट और आउटपुट के दरमियान रिलेशन बनाने के लिए हम न्यूरॉन्स को लेकर आते हैं और उन न्यूरॉन्स को इनपुट से लेकर आउटपुट लेयर के दरमियान कनेक्ट करते हैं डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स के साथ। वहां पर तो ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स होते हैं, यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस होते हैं जो ये काम कर रहे होते हैं। उसके बाद जो है वो अलाउ फॉर लर्निंग द नेटवर्क पैरामीटर्स बेस्ड ऑन द डेटा। ये हमारे पास जो है वो बायोलॉजिकल न्यूरॉन है और ये हमारे पास जो है वो आर्टिफिशियल न्यूरॉन है। आर्टिफिशियल न्यूरॉन को कनेक्ट करने के लिए हमने इन दो को आपस में कनेक्ट कर दिया। अब हमने कहा कि जी लेट से हमारे पास दो इनपुट हैं, X1 और X2, जिसकी बेसिस के ऊपर बारिश होना प्रिडिक्ट होता है। ठीक है। ये दो इनपुट्स हैं और ये आउटपुट बता रहे हैं कि बारिश हो रही है। तो इनपुट भी पता है, आउटपुट भी बताना है, पता है। अब हमने मॉडल को ट्रेन करना है, लर्न करना है। ये सुपरवाइज लर्निंग की तरह ही है जिसमें इनपुट आउटपुट दोनों हमें पता होते हैं। तो हमने इनपुट आउटपुट क्या किया, इसको हमने कहा कि जी हाइपोथेसिस ऑफ X1 एंड X2, और उसको हमने इस तरह किया कि वेट 1, ये वेट
और बायस इसको हम कहते हैं, ये बायस और वेट एक्चुअली क्या है कि ये एडजस्टमेंट है आपके नेटवर्क में न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करने के लिए। ठीक है, ये एडजस्टमेंट है जिसको हम वेट कहते हैं। ठीक है ना, जैसे हम समटाइम कोई चीज खरीदने जाते हैं ना बाजार में, तो वेट कर रहे होते हैं, तो वो क्या कर रहा होता है, एडजस्ट कर रहा होता है कि अगर वो वजन पूरा नहीं हो रहा होता तो सेब पूरे नहीं हो रहे तो छोटा सेब डाल देगा, फिर बड़ा सेब डाल देगा। ये एडजस्टमेंट है। तो न्यूरल नेटवर्क के अंदर भी एक्टिवेट करने के लिए एडजस्टमेंट होती है, और उस एडजस्टमेंट को हम यहाँ पर क्या कह रहे होते हैं, वेट कर रहे होते हैं। तो सारे नेटवर्क न्यूरॉन्स को जितने भी आउटपुट है उन सबको मिलाकर आखिर में हाइपोथेसिस जो है वो रिजल्ट आ जाता है। जो न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स होते हैं, हमारे पास फंक्शंस होते हैं जिसको हम एक्टिवेशन फंक्शंस कहते हैं। एक स्टेप फंक्शन है, लॉजिस्टिक सिग्मॉइड है, बहुत सारे फंक्शंस हैं जिसकी बेसिस के ऊपर हमें आउटपुट मिल रहा होता है। अभी सारे स्किप करके मैं वो जो है वो ट्रुथ टेबल पर आ जाता हूँ, जो कि हम ऑलरेडी अभी डिस्कस कर चुके हैं, और वाला। तो लेट्स से एक्स और वाई जो है वो और है, और उनके दरमियान एक्टिवेशन फंक्शन जो है वो और गेट है। ठीक है ना, तो आपने क्या किया, एक्स और वाई 0 0, तो यहाँ पर आ गए वेट 1 मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ x1, वेट 2 मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ x2, इन दोनों को आपस में मिला दें, और फिर जो है वो आपके पास एक कांस्टेंट होता है जिसको हम W0 या वेट या बायस से कहते हैं। तो उन तीनों को आपस में मिला दें, जो आउटपुट आएगा वो एक्चुअली आपका वो आउटपुट होना चाहिए जो कि आपका डिजायर्ड है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप वेट को एडजस्ट करते रहते हैं जब तक कि आपका आउटपुट नहीं आ जाता। ये इसी तरह एंड के गेट के साथ है। ये एडवर्टाइजिंग और मंथ है जिसमें सेल्स आ जाती है, ये इसका कॉम्प्लेक्स है। उसके बाद ग्रेडियंट डिसेंट है, ये उसी के एक एल्गोरिथम नाम है जिसके थ्रू जो हम ये काम कर रहे होते हैं। तो मेरा प्लान तो ये था कि मैं इसको भी कवर करूं, लेकिन टाइम काफी हो गया है, तो आज के लेक्चर को हम इस पे ही कंप्लीट करते हैं। और जो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आंसर्स हैं तो आई एम ओपन हियर टू आंसर। अगर आप पूछना चाहें तो आप पूछें, इंशाल्लाह मैं आपको आंसर करूँ। आप चैट में भी राइट कर सकते हैं, और आप जो है वो वैसे जो है वो ऐसे भी पूछ सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम। एक क्वेश्चन जो आ रहा है ज्यादा, वो ये है कि अ, हम लोग जो इतनी ज्यादा आईटी से रिलेटेड नॉलेज नहीं रखते, क्या आगे जाके अगर एआई बेस्ड कोर्स लॉन्च किया जाएगा तो हम लोगों को उसको सीखने का कोई फायदा अपनी लाइफ में होगा? जी बिल्कुल होगा इंशाल्लाह। ये कोर्स जो है एआई, अब मैं एक वैसे आपको एग्जांपल दे दूं। अभी जो है, जो जमाना है, उसमें हम कहते हैं स्किल बेस्ड। ठीक है, बहुत बड़ी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन होने की जरूरत नहीं है। किसी भी चीज को करने के अगर आपके पास स्किल है तो यू आर गोइंग टू गो, आप जा सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं। अच्छा, एआई के लिए अगर आपके पास पहले से कंप्यूटर की कोई नॉलेज नहीं भी है, ठीक है ना, मैंने आपको पहले भी बताया था जब कल ने स्टार्ट किया था कि अगर आपको कंप्यूटर की कोई नॉलेज नहीं भी है तब भी ये कोर्स आपके लिए है। इवन अगर आपको लिखना पढ़ना भी नहीं आता तो भी ये आपके लिए वर्कशॉप है अवेयरनेस के लिए। अगर आप इसमें आपके अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, या आप इसको सीखने के बाद अपनी रियल लाइफ के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, या आपको ये लगता है कि एआई का कोर्स करने के बाद हमारे लिए फ्रूटफुल है या नहीं है, तो ये बिल्कुल है। ये किस तरह फ्रूटफुल है, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको एआई का आइडिया है, तो अपने बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए आप एआई इंजीनियर के पास सोल्यूशन लेने नहीं जाएंगे, आप सोल्यूशन के साथ एआई इंजीनियर्स के पास जाएंगे कि भाई आप मॉडल बना दें। मुझे मॉडल तो बनाना नहीं आता, लेकिन मुझे ये कॉन्सेप्ट है। और अगर आप इसकी एडवांस कोर्स करते हैं, डिटेल कोर्स करते हैं, उसमें सिर्फ एक बैकग्राउंड होगा जिसको हम कहते हैं पाइथन लैंग्वेज, वो करनी होगी। और उसके बाद जस्ट सिंपल एक कुछ अल्गोरिथम्स हैं, उन अल्गोरिथम्स को हम करेंगे, तो ये हमारे लिए एआई इंजीनियरिंग के लिए काफ़ी होगी। उनमें से आप सब लोग इस पे काम कर सकते हैं इजीली, और इसको आगे लेके भी चल सकते हैं। ठीक है जी, आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि हम लोग कल के सेशन में भी टाइम पर आएंगे और मज़ीद सीखेंगे। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। शुक्रिया।